हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है आपका सीपीएम, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो आज हम उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए फिर देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से सीपीएम, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। चलिए, तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है बच्चों? ए कम्युनिटी फार्मेसी ऑफन कॉल्ड एज रिटेल फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स इज प्लेस वेयर मेडिसिन्स आर स्टोर एंड डिस्पेंस सप्लायर और सोल्ड। मतलब आपकी जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है वो क्या होती है, जहाँ पे हम उसको रिटेल फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं या फिर मेडिकल स्टोर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हमारी मेडिसिन्स स्टोर होती है और डिस्पेंस की जाती है। डिस्पेंस का मतलब होता है उनका वितरण किया जाता है, सप्लाई की जाती है और बेची जाती है। तो वही क्या कहलाती है, हमारी कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस कहलाती है या रिटेल फार्मेसी कहलाती है। उसी को हम मेडिकल स्टोर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हमारी मेडिसिन्स क्या होती है, स्टोर की जाती है, डिस्पेंस की जाती है और सप्लाई की जाती है और सोल्ड की जाती है। चलिए, अब अगर हम बात करें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विषय, आपका जो फार्मासिस्ट होता है, आप सबको पता है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। पीसीआई, पीसीआई क्या होती है? फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में आया था। लीगली द डिस्पेंस एंड सेलिंग ऑफ मेडिसिन्स अकॉर्डिंग टू रूल 65(15) ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब अगर हम बात करें लीगली जो आपकी मेडिसिन्स थी वो डिस्पेंस की गई थी और सेलिंग की गई थी, तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग की गई थी? तो इस रूल के अकॉर्डिंग की गई थी, 65(15), जिसके अंदर हमारा ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट आता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब अगर हम बात करें कि जो आपका कम्युनिटी मतलब सामाजिक या सामुदायिक फार्मासिस्ट होता है, उसका क्या रोल होता है, कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहला है हमारा प्रोसेसिंग प्रेस्क्रिप्शन। यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो चेकिंग ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर। तो सबसे पहले अगर प्रेस्क्रिप्शन की बात करें हम, तो जो आपका प्रेस्क्रिप्शन होता है जिसमें कंप्लीट जो आपका फार्मासिस्ट होता है उसका सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल दी होती है, तो डॉक्टर के द्वारा वो चेक किया जाता है या जो आपका फार्मासिस्ट होता है वो भी चेक कर सकता है। दूसरा पॉइंट है हमारा चेकिंग द ड्रग इंट्रैक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपकी ड्रग होती है, ड्रग का इंट्रैक्शन सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये जो आपका जैसे आपका ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होता है, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन होता है और आपका ड्रग फूड इंट्रैक्शन भी होता है। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, मेकिंग श्योर दैट द मेडिकेशन एंड डोज। इसमें हम क्या करते हैं, आपकी जो मेडिकेशन चला हुआ है और जो डोज चली हुई है तो वो श्योर कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में हमें उसको लेनी है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। डिस्पेंसिंग मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, लेबलिंग द मेडिकेशन करेक्टली विद इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। इसमें हम क्या करते हैं, उसका लेबल चेक करते हैं और करेक्ट उसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जो पेशेंट के लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग एडवाइस। तो इसमें हम क्या करते हैं, हेल्थ एंड मेडिकेशन। हेल्थ एंड मेडिकेशन में हम क्या देखते हैं उसका कि आपने जो उसको एडवाइस दी थी उसका हेल्थ सही है, या जो आपने मेडिकेशन दिया था या मेडिसिन्स दी थी उसके अकॉर्डिंग वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसको एक अच्छी तरीके से उसको हेल्थ के बारे में, उसको मेडिसिन्स के बारे में एक अच्छी एडवाइस देंगे। ये एक फार्मासिस्ट का काम होता है। दूसरी चीज़, प्रोमोशन ऑफ हेल्थ लाइफ स्टाइल। उसके लाइफ स्टाइल जो है उसके बारे में उससे डिस्कशन कर लेंगे कि उसका हेल्थ का जो लाइफ स्टाइल है, पर डे का रहन सहन किस तरीके से है, वो सब फार्मासिस्ट देखता है। दूसरी चीज़, हेल्थ चॉइस। हेल्थ चॉइस के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाता है जो एक पेशेंट होता है फार्मासिस्ट के द्वारा। चलिए, अब अगर हम बात करें स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, तो इसका स्कोप देख लेते हैं एक बार। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्लो चार्ट में मैंने बना रखा है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। चलिए,
तो स्कोप की अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहला है हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्शन, ड्रग की इन्फॉर्मेशन और उसका एक्शन। तो इसमें आता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरीके से या वो किस रूट से ली जा रही है जो आपकी मेडिसिन्स है। जैसे आपका ओरल रूट हो गया, आईवी रूट हो गया, आपका इंट्रामस्कुलर हो गया। तो हम रूट देख लेते हैं कि जो आपकी ड्रग है वो किस रूट से एडमिनिस्टर हो रही है। दूसरी चीज़ उसकी टॉक्सिकोलॉजी भी चेक कर लेते हैं, जो ताकि उसको पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट ना हो, और उसकी केमिस्ट्री बॉन्डिंग भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रग यूटिलाइजेशन। ड्रग यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, नॉलेज टू हाउ टू एडमिनिस्टर द ड्रग टू द पेशेंट। तो हम क्या कर लेते हैं, जो पेशेंट की या जो ड्रग है उसकी नॉलेज है या उसको नहीं है, कैसे उसको एडमिनिस्टर करना है ड्रग को, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ड्रग सिलेक्शन, ड्रग का जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं राइट इंटरवल देखते हैं, राइट टाइम देखते हैं, और उसका राइट ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट काउंसलिंग एंड इवेलुएटिंग। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, पेशेंट की जो काउंसलिंग है किस तरीके से हो रही है उसको इवेलुएट कर लेते हैं, तो उसका प्रॉपर यूज बताते हैं हम, पोटेंशियल एडीआर इफेक्ट बताते हैं उसको, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बताते हैं। दूसरी चीज़ नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग के बारे में भी बताते हैं, जिसको हम एनडीडीएस के नाम से जानते हैं। तो स्कोप आपको समझ में आया होगा इसका, कम्युनिटी फार्मेसी का स्कोप। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल सिनेरियो इन इंडिया रिमेनिंग वर्ल्ड। अब इसका जो इंडिया के अंदर जो सिनेरियो चला हुआ है, क्या इतिहास है उसका, किस तरीके से है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार्टिंग हिस्ट्री सीपीएम इन इंडिया, जो आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है उसकी अगर स्टार्टिंग की हिस्ट्री की बात करें हम, तो इंडिया में हुई थी। ओपनिंग केमिस्ट जो शॉप हुई थी सबसे पहले वो 1811 में हुई थी। किसके द्वारा, स्कॉच एम बार्टगेट के द्वारा। कहाँ हुई थी बच्चों, कोलकाता के अंदर। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज। दूसरी चीज़ 1824 में हिंदुस्तान वर्जन ऑफ लंदन, इसका दूसरा वर्जन आया था। फार्माकोपे की अगर हम बात करें, इसमें हमारा क्या है, 1841 में बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वॉल्यूम फर्स्ट कैलकाटा। फार्माकोपिया 1841 में, बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वॉल्यूम फर्स्ट आई थी कोलकाता के अंदर। दूसरी चीज़ 1864 में बंगाल फार्माकोपिया एंड एवरल कॉन्स एक्यूट्स ऑफ मेडिसिनल, इसके बारे में बताया गया था, और ये 1864 में आई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 1866 HW हनी। इसने क्या किया था, द फर्स्ट क्वालिफाइड पर्सन था ये केमिस्ट और ड्रगिस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो आपका HW हनी था 1866 में फर्स्ट क्वालिफाइड पर्सन था, जिसको इंडिया के अंदर केमिस्ट या ड्रगिस्ट के नाम से जाना गया था। 1874 की अगर हम बात करें, तो इसमें स्टार्टिंग ऑफ रेगुलेशन 2 ईयर्स कोर्स, इसमें जो हमारा 1874 में हमारा जो 2 साल का ये डिप्लोमा है डी फार्मा, ये रेगुलर चालू किया गया था, जिसको केमिस्ट्री ड्रगिस्ट के नाम से जाना गया था। MMC इन चेन्नई के अंदर ये 2 साल की स्टडी के बारे में बताया गया था इसके बारे में, और 3 मंथ की इसके अंदर जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है वो किया जाता है, जिसको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। 1 साल की इंटर्नशिप के बारे में बताया गया था। चलिए ड्रग एक्ट रूल 1940 में आया था, 1948 में फार्मेसी एक्ट, 1949 में पीसीआई एक्ट, 1954 में एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में बताया गया था। 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आई थी, जादू टोना वाला जो रेमेडीज थी। 1955 में मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन के बारे में बताया गया था। 1955 में फर्स्ट एडिशन आईपी इंडियन फार्माकोपिया आया था। 1966 में सेकंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का आया था। 1985 में नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है आपका मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल स्टोर। अगर जो मेडिकल स्टोर होता है उसकी अगर हम बात करें बच्चों, उसका लिए मिनिमम एरिया रिक्वायर कितना होता है, 10 स्क्वायर मीटर होता है। कितना होता है, 10 स्क्वायर मीटर होता है। चलिए फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, दूसरे चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा
प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब अगर हम बात करें कि जो फार्मासिस्ट होता है सामुदायिक या सामाजिक, उसकी एक प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो क्या होती है बच्चों? द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी फार्मेसी इंक्लूड कंपाउंडिंग, काउंसलिंग करना, एंड डिस्पेंस ऑफ डे बाय डे उसको डिस्पेंस करना टू द पेशेंट विद केयर, उसकी एक्यूरेसी, उसका सही, लीगली अलोंग विद प्रॉपर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिसिन। एक जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होता है उसकी ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्या क्या होती है? कंपाउंडिंग, काउंसलिंग करना, डिस्पेंसिंग ऑफ डे टू पेशेंट विद केयर, देखभाल के साथ, एक्यूरेसी, उसका जो ठीक ठाक पिक्चर है। दूसरी चीज़ उसका प्रॉपर प्रोक्योरमेंट देखना, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग देखना, और जो मेडिसिन के जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो भी सारी चीज़ें चेक करना, वही क्या कहलाता है? हमारा कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहलाता है। अब अगर हम बात करें प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी आर एज फॉलो, तो कुछ इसमें हमारी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, इसमें पॉइंट दिए गए हैं, वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट है हमारा चेक डोसेज एंड इंश्योर दैट मेडिसिन्स आर करेक्टली एंड सेफ्टी सप्लाई एंड लेवल। तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो आपकी डोज है उसको चेक करते हैं एंड उसको मेडिसिन्स को इंश्योर कर लेते हैं कि वो आपके लिए करेक्ट है या आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़ आप उसको सेफ्टी या सेफली सप्लाई कर रहे हैं और प्रॉपर वो लेबलिंग भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कंफर्म विद पेशेंट अबाउट मेडिकेशन हिस्ट्री, और दूसरी चीज़ हम जो पेशेंट की जो मेडिकेशन की जो हिस्ट्री चली हुई है उसको अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेंगे। तीसरी चीज़ एडवाइजिंग पेशेंट अबाउट एडीआर रिएक्शन एंड इंटरेक्शन विद अदर मेडिकेशन, फूड, अल्कोहल एक्सेट्रा। तीसरी चीज़ इसमें हम क्या करेंगे? जो पेशेंट को हम अच्छी तरीके से एडवाइस देंगे, एडीआर रिएक्शन के बारे में बताएंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में बताएंगे, ड्रग फूड इंटरेक्शन है या फूड इंटरेक्शन है, और हम क्या करेंगे उसको किस मेडिकेशन के साथ लेनी है, फूड के साथ लेनी है या अल्कोहल के साथ लेनी है या दूध के साथ लेनी है, वो सारी चीज़ें हम इसके इंटरेक्शन में बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा चेक पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन लीगलिटी फॉर एक्यूरेसी एंड सेफ्टी। प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन है उसको चेक करेंगे, उसकी एक्यूरेसी के बारे में बताएंगे और उसको सेफ्टी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है साइन एंड स्टाम्प विद प्रेस्क्रिप्शन आफ्टर डिस्पेंसिंग। आफ्टर डिस्पेंसिंग के बाद प्रेस्क्रिप्शन जो होता है उसके ऊपर प्रॉपर साइन होने चाहिए, प्रॉपर स्टाम्प लगा होना चाहिए। दूसरी चीज़ टू मॉनिटर द नियर एक्सपायरी मेडिसिन एंड इफ एक्सपायर देन रिटर्न। फिर हम क्या करेंगे? जो हमारी मेडिसिन्स है वो अगर उसकी एक्सपायरी डेट नियर आ रही है तो हम उसको क्या करेंगे? मॉनिटर कर लेंगे, और जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई है उसको रिटर्न कर सकते हैं। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका एक जो फार्मासिस्ट होता है उसकी होती है। फिर क्या करेंगे? मैनेज, सुपरवाइज एंड ट्रेन फार्मेसी सपोर्ट स्टाफ, और एक जो काम होता है फार्मासिस्ट का मैनेज करने का काम होता है, सुपरवाइज करने का काम होता है, ट्रेन फार्मेसी होता है, सपोर्ट करना होता है स्टाफ को। दूसरी चीज़ मैनेज फाइनेंस एंड बजट, फाइनेंस के बारे में भी मैनेज करना होता है और बजट के बारे में भी बताना होता है। ये एक जो आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो एक प्रोफेशनल तरीके से की जाती है। चलिए ये फ्लो चार्ट में हमने कुछ दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमारी क्या है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में अगर हम देखें बच्चों यहाँ, तो पहला है आपका स्ट्रक्चर गाइडलाइंस। स्ट्रक्चर गाइडलाइंस में हमारी 2-3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला हमारा फैसिलिटीज़, फिर आपका फर्नीचर्स, फिर आपके इक्विपमेंट्स। तो जो आपकी एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होती है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए उन सब के बारे में देख लेते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए उसमें? चलिए पहला है हमारा परमिसिस। परमिसिस में हमारी फार्मेसी आती है जो कि एक बड़ी लैंग्वेज में या बड़ा उसका सिंबल होना चाहिए ताकि दूर से ही उसको पता चल जाए कि वहाँ पे फार्मेसी है। फर्नीचर की अगर हम बात करें, प्रॉपर चेयर होनी चाहिए, प्रॉपर टेबल होनी चाहिए। इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो कोल्ड टेम्परेचर भी होना चाहिए, ग्लूकोमीटर होना चाहिए,
एसेट्रा। किट भी होनी चाहिए और बीपी इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोफेशनल के अंदर आता है हमारा चेक एडीआर इंट्रैक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इंट्रैक्शन चेक कर लेंगे, सिलेक्शन ओटीसी मेडिकेशन चेक कर लेंगे, ओवर द काउंटर ड्रग। दूसरी चीज़ बी रजिस्टर्ड बाय पीसीआई स्टेट, और हम क्या करेंगे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए पीसीआई के द्वारा, स्टेट के द्वारा, जिस स्टेट का है वो, जैसे आपका मुजफ्फरनगर का है, मेरठ का है, गाज़ियाबाद का है, तो उस कंडीशन में वो जिस स्टेट का है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज़ सिस्टम्स के अंदर क्या क्या होता है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो सिस्टम के अंदर क्वालिटी पॉलिसी चेक कर लेते हैं, सर्विस पॉलिसी चेक कर लेते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग पॉलिसी होनी चाहिए, कंप्लेंट पॉलिसी भी होनी चाहिए, ऑडिट पॉलिसी भी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए, और कंप्लेंट रिकॉर्ड भी होनी चाहिए, और आपका पर्सनल डिटेल भी होनी चाहिए। ये सारी एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं प्रोसेस गाइडलाइन की। अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसकी जो गाइडलाइंस होती है उसका प्रोसेस किया गया है, तो उसको बारे में देख लेते हैं एक बार हम। चलिए, तो फर्स्ट है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट है आपका मेंटेन प्रोडक्ट लिस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो उसको प्रॉपर मेंटेन कर लेंगे। दूसरी चीज़ उसको चेकआउट कर लेंगे, क्वालिटी देख लेंगे, उसकी प्राइस देख लेंगे, बैच नंबर चेक करेंगे, और उसकी एक्सपायरी डेट को भी चेक कर लेंगे। ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। दूसरी चीज़ स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल ड्रग्स स्टोर, जो हमारी जो ड्रग होती है प्रॉपर स्टोर होनी चाहिए। जैसे कुछ जो हमारी ड्रग होती है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर भी होती है, क्लीन एरिया होना चाहिए ताकि हम उसको प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट से उसको बचा के रखना चाहिए, डस्टिंग से बचा के रखना चाहिए, ह्यूमिडिटी नमी से बचा के भी रखना चाहिए, एक्सेट्रा। ये स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और जो आपके फार्मास्यूटिकल जो कुछ एक्सपायरी प्रोडक्ट है उनको उससे निकाल देना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पेशेंट काउंसलिंग में हमारे 2 पॉइंट्स है। हाउ टू टेक मेडिसिन, मतलब अगर आप पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हो तो उस तरीके से आप पेशेंट को किस तरीके से बता रहे हो, समझा रहे हो, तो किस तरीके से आपको मेडिसिन लेनी है। दूसरी चीज़ व्हेन टू टेक मेडिसिन, और जब आप मेडिसिन ले रहे हो किस तरीके से उसको लेनी है। नेक्स्ट फॉर हाउ लॉन्ग, किस तरीके से वो उसका लॉन्ग टर्म चलने वाली है या लंबा इलाज चलने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्रेस्क्रिप्शन शुड बी कंप्लीट, जो आपका प्रेस्क्रिप्शन होता है कंप्लीट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज़ नेम ऑफ द डॉक्टर, हिज हर एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर, जो आपका डॉक्टर्स है या वो फीमेल है या मेल है उसका प्रॉपर नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और उसका रजिस्टर्ड नंबर भी होना चाहिए। फिर पेशेंट का प्रॉपर नेम होना चाहिए, एज होनी चाहिए उसकी, सेक्स होना चाहिए, और वेट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम SOPs के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें देख लेते हैं इंक्लूड ऑल द रिटन प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर। तो इसमें जो हमारी SOPs होती है वो क्या होती है, SOPs प्ले ए फंडामेंटल रोल इन कॉन्टीन्यूअस एश्योरेंस एंड इंश्योरिंग बेस्ट प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होता है, SOPs जो होती है हमारी बच्चों, उसका जो मेन या प्ले रोल जो होता है बहुत फंडामेंटल होता है, कॉन्टीन्यूअस एश्योरेंस किया जाता है, और उसको कंप्लीट हम एक बेस्ट प्रैक्टिस के नाम से भी जानते हैं, या बेस्ट प्रैक्टिस को के नाम से हम उसको इंश्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इन ऑर्डर टू असिस्ट यू इन प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी टू पेशेंट एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, जो अब दूसरी चीज़ हम उसको किस तरीके से उसके ऑर्डर को असिस्ट कर पा रहे हैं, किस तरीके से उसको प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं या सेफ्टी कर रहे हैं पेशेंट के लिए, और जो उसकी जो मेंबर्स है पब्लिक के अंदर उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका
एज द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मेसी। पर्सन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मेसी। जो फार्मेसी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी। अब जो एसओपीज होती है हमारी, उसमें किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, उसको एंश्योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट ऑफ सर्विस टू पेशेंट। उसकी जो क्वालिटीज़ है या उसकी जो सर्विसेज है पेशेंट के लिए, उसको एंश्योर कर लेंगे। दूसरी चीज़, एंश्योर गुड प्रैक्टिस इज अचीव एट ऑल टाइम। प्रॉपर हम उसकी जो गुड प्रैक्टिस है उसको अचीव करेंगे हमेशा ऑल टाइम। किसी भी तरीके से या किसी भी टाइम हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, प्रोवाइड स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ जो होता है वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी के अंदर, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द प्रिपरेशन ऑफ एसओपीज। अब अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन ऑफ एसओपीज के बारे में, तो फर्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है, द पर्पज ऑफ एसओपी। इसमें देख लेते हैं स्कोप। व्हाट आर द एरिया ऑफ वर्क टू बी कवर्ड बाय द एसओपीज। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या जो एसओपीज आपने बनाई है या लगाई हुई है, वो प्रॉपर एरिया कवर्ड होना चाहिए प्रॉपर एसओपीज के साथ। दूसरी चीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटी में इसमें आपका हॉलीडे लीव आती है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या है कि यदि आप हॉलीडे लेके जा रहे हो तो उसमें आप दूसरे बंदे को अपना काम दे के जा सकते हो। तो ये हमारी एक प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, रिव्यू मॉनिटर टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट एंड रिलेवेंट। रिव्यू के अंदर हम क्या करेंगे, मॉनिटर कर लेंगे, सारी चीज़ें एंश्योर कर लेंगे, डेट भी देख लेंगे और उसका जो टाइम पीरियड है वो सारी चीज़ें रिमेन कर लेंगे। अब अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ एसओपीज की, क्या क्या लाभ है एसओपीज के या क्या लाभ नहीं है। तो पहला है हमारा पॉइंट, दे कैन असिस्ट विद क्वालिटी एश्योरेंस एंश्योरिंग द पेशेंट रिसीव ए सर्विसेज। हम उसको एसओपी जो हमारी होती है उसको किस तरीके से असिस्ट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस चेक कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको पेशेंट को रिसीव कर पा रहे हैं और किस तरीके की हम उसको सर्विस दे पा रहे हैं, वही एडवांटेज होता है हमारी एसओपीज का। तो प्रॉपर कंप्लीट हम पेशेंट को अच्छी नॉलेज देंगे, प्रॉपर उसको मेडिकेशन देंगे, क्वालिटी के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरी चीज़, दे हेल्प फ्री टाइम फॉर फार्मासिस्ट बाय इनेबलिंग द डेलीगेशन ऑफ सर्टेन टास्क। हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे पास या फार्मासिस्ट के लिए जो भी फ्री टाइम होता है उसमें हम उसको हेल्प कर सकते हैं दूसरे टास्क के लिए। दे आर यूजफुल टेम्पलेट इन द ट्रेनिंग ऑफ न्यू स्टाफ। और हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं जो हमारा न्यू स्टाफ है उसके लिए एक नई ट्रेनिंग पीरियड भी रख सकते हैं, जो कि वो उसके लिए यूज़फुल होती है जो नया स्टाफ होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडिट प्रोसेस। और जो ऑडिट प्रोसेस होता है हमारा, जहाँ पे सीनियर्स बंदे जो आते हैं ऑडिट के लिए, वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे के जाते हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टाफ है उसको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंट एसओपीज कवरिंग द डे टू डे एक्टिविटीज़ एट द फार्मेसी। अब अगर हम बात करें इसमें कि जो आपका एसओपीज होती है उसको किस तरीके से कवरिंग कर सकते हैं हम डे टू डे, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो डिस्पेंसिंग आती है हमारी, स्टॉक टास्क भी कर सकते हैं, ऑर्डरिंग स्टॉक भी कर सकते हैं, रिसीविंग स्टॉक भी कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन, किस तरीके से आप मेडिकेशन का स्टोरेज कर रहे हो, कौन सी मेडिसिन कहाँ स्टोर करनी है। दूसरी चीज़, स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का स्टोरेज भी देख लेते हैं किस तरीके से कौन सी वैक्सीन कहाँ स्टोर करनी है। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग, उसके बारे में भी, एक्सपायरी ड्रग के बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डेली रूटीन एंड वर्क हार्स, डेली रूटीन भी चेक करते हैं और आपका जो वर्किंग हार्स है पर डे का वो भी सब चेक कर लेते हैं डे टू डे। मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो इमरजेंसी सिचुएशंस है डे टू डे वो हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर एक एसओपी के द्वारा डे टू डे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3, प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग।
प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आप सबको पता होना चाहिए। तो प्रेस्क्रिप्शन की बात अगर हम करें तो ये क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है। एक रिटन ऑर्डर या एक लिखा हुआ लेटर होता है जिसमें पेशेंट का नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। उसमें प्रॉपर जो एक डॉक्टर्स होता है उसका डिग्री, रजिस्टर्ड नंबर, हॉस्पिटल नेम, साइन, स्टाम्प्स वगैरह सारी चीज़ें होती है, वही प्रेस्क्रिप्शन कहलाता है। प्रे मतलब बिफोर, और आपका सब्सक्राइबर का मतलब राइट्स। अब इसके अगर हम पार्ट्स के बारे में बात करें बच्चों, प्रेस्क्रिप्शन जो होता है पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। चलिए फिर पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला है हमारा इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेस्क्राइबर। जो प्रेस्क्राइबर है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ डेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, किस तारीख का वो प्रेस्क्रिप्शन लिखा गया है, प्रॉपर डेट होनी चाहिए उसके अंदर मेंशन। नेक्स्ट है आपका पेशेंट डाटा। पेशेंट का डाटा हम क्या क्या ले सकते हैं, उसका नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है आपका सुपर स्क्रिप्शन। सुपर स्क्रिप्शन में क्या होता है, इसमें डॉक्टर लिखता है ना ऐसे करके, RX का मतलब होता है यू टेक। तो प्रॉपर उसमें सिंबल होता है हमारा, तब जाके डॉक्टर लिखता है डाइक्लोफेनिक, ऐसे इस तरीके से लिखता है ना डॉक्टर। तो वो आपका जो सुपर स्क्रिप्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंबल को, जिसमें हमारा RX होता है। RX का मीन क्या होता है, यू टेक। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, उसमें हम कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन्स एंड अमाउंट ऑफ डोसेज, एग्जाम्पल जैसे पैरासीटामोल 500 mg। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। सुपर स्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, और आपका सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है बच्चों, इसमें जो आपकी मेडिसिन्स होती है उसकी कंपोजिशन के बारे में लिखा होता है, बताया जाता है। प्रॉपर डोज के बारे में बताया जाता है, कितने अमाउंट में लेनी है, जैसे एग्जाम्पल में पैरासीटामोल 500 mg। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन द डायरेक्शन टू डिस्पेंस द डोसेज फॉर्म। इसमें हम डायरेक्शन देते हैं कि आपकी जो डोसेज फॉर्म है किस तरीके से आप उसको वितरण कर रहे हो। एग्जाम्पल जैसे टैबलेट है आपकी पैरासीटामोल की 10, तो इट मीन्स क्या हुआ, 10 पीसीस पैरासीटामोल टैबलेट। नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, इट कंटेन द डायरेक्शन गिवन बाय द राइटर टू द पेशेंट हाउ एंड व्हेन शुड द मेडिसिन्स आर टेकन। तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर सिग्नेचर के बारे में बताया जाता है, उसके डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से पेशेंट के बारे में डॉक्टर ने लिखा है, कैसे आप उसको मेडिसिन्स को ले रहे हो, कैसे लेना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे TDS मीन्स क्या होता है, 3 times a day, मतलब दिन में 3 बार आपको मेडिसिन्स लेनी है। BID मतलब ट्वाइस ए डे, मतलब दिन में 2 बार। नेक्स्ट है आपका रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं कि जैसे किसी डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन 10 दिन चलता है तो आप उसको दोबारा मेडिसिन्स लेना आओगे तो आप उसको रिन्यूअल करा लोगे, या उस पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील। रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए प्रॉपर, और उसको सील या स्टाम्प उसको लगी हुई होनी चाहिए जो आपका प्रेस्क्रिप्शन होता है। चलिए अब कुछ लेटिन टर्म होती है हमारी जो प्रेस्क्रिप्शन की होती है बच्चों, जो डॉक्टर लिखता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है आपके एग्ज़ाम के संबंधित। तो इसको देख लेते हैं एक बार। AC मीन्स क्या होता है, डॉक्टर लिखता है बाद में, जैसे डिस्प्रिन लिख दिया या फिर आपका डाइक्लोफेनिक लिख दिया और ऐसे कर दिया GT। तो GT मीन्स क्या हुआ, मतलब ड्रॉप, वो ड्रॉप है। तो AC मीन्स क्या होता है, बिफोर मील, खाने से पहले आप उसको ले सकते हो। BID मीन्स ट्वाइस ए, दिन में 2 बार। GT मीन्स ड्रॉप। HS मीन्स बैड टाइम, सोते टाइम। OD मीन्स राइट आई। OS मीन्स लेफ्ट आई। PO मीन्स बाय माउथ, मुंह के द्वारा। PC मीन्स आफ्टर मील, खाने के बाद। QD मीन्स एवरी डे, दिन में 1 बार। TID मीन्स 3 times a day, दिन में 3 बार। स्टेट मीन्स इमिडिएटली, जल्दी। अगर आपको लग रहा है कुछ बुखार बढ़ रहा है, आराम नहीं लगा, अचानक से फीवर हो गया, दर्द हो गया, तो आप उसको इमिडिएट ले सकते हो। OM मीन्स एवरी मॉर्निंग। ON मीन्स एवरी नाइट। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं इसकी हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। तो इसमें जो क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम उसको रिसीव करते हैं,
जो आपका प्रेस्क्रिप्शन होता है फिर उसको हम क्या करते हैं, रीडिंग एंड चेक, उसको पढ़ लेते हैं, प्रॉपर चेक कर लेते हैं। फिर कलेक्शन एंड वेइंग द मटेरियल, जो आपका उसके अंदर मटेरियल लिखा हुआ है उसको प्रॉपर कलेक्ट करते हैं, उसको वे करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अब बात करते हैं लेबलिंग और डिस्पेंस मेडिकेशन। तो लेबलिंग में भी 3 प्रकार के होते हैं हमारे, एक तो मेन लेबल किया जाता है, एक एंसिलरी लेबल किया जाता है, एक पिक्टोग्राम होता है। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मेन लेबल के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला, नेम ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन, स्ट्रेंथ एंड फॉर्म, ये सारी चीज़ें प्रेस्क्रिप्शन के अंदर होनी चाहिए। क्वांटिटी होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़, किस तरीके से उसको आपको यूज़ करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखे होने चाहिए। मेन लेबल की बात कर रहे हैं हम ये। प्रिक्वेशन रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्रोडक्ट, उसके बारे में पता होना चाहिए। पेशेंट नेम के बारे में। डेट ऑफ डिस्पेंस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्मेसी, डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोज, कीप आउट ऑफ रैच ऑफ चिल्ड्रन, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, बैच नंबर, ऑन एक्सपायरी डेट, स्टोरेज कंडीशन। ये मेन लेबल के अंदर प्रॉपर लेबलिंग की जाती है। अब बात करते हैं एंसिलरी लेबल के बारे में। एंसिलरी लेबल क्या होता है, दीज आर क्वेश्चनरी लेबल, ये क्या होता है क्वेश्चनरी लेबल होता है जिसको हम अप्लाइड करते हैं डिस्पेंसिंग के लिए। एट द पॉइंट ऑफ डिस्पेंस, नॉट एग्जिट इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर नहीं चलता। ये आपका जो एंसिलरी लेबल होता है बच्चों, हमारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल जैसे डू नॉट टेक डेयरी प्रोडक्ट, एंटी एसिड्स और मिनरल सप्लीमेंट्स विद 2 hours ऑफ ईच डोज ऑफ दिज मेडिसिन। नेक्स्ट है आपका पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या होता है इसमें देख लेते हैं एक बार। पिक्टोग्राम आर इमेज, एक प्रकार की पिक्चर होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, राइट मेथड्स, किस तरीके से आप उसको ले रहे हो, किस तरीके से मेडिकेशन को सेव करना है, प्रिकॉशन के बारे में बताया जाता है, और डिफरेंट क्रिटिकल जो फैक्ट होते हैं वो पिक्टोग्राम के अंदर आते हैं। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सम की पॉइंट्स, कुछ इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। टेक 1 hours बिफोर मील, जैसे आपको खाने के 1 घंटा पहले मेडिसिन लेनी है। दूसरी चीज़, स्टोर इन रेफ्रिजरेटर। टेक बाय माउथ, टेक एट बेड टाइम, डाइल्यूट विद वाटर, शेक वेल एक्सेट्रा। जैसे आपको पीने वाली दवा लेनी है तो डॉक्टर बोलता है हल्का सा उसको शेक कर लेना है, तो हल्का सा मतलब उसको हिला के लेना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हम बात करें उसके राइट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो सबसे पहला देख लेते हैं इसमें राइट पेशेंट। राइट पेशेंट होना चाहिए। अगर राइट पेशेंट है आपका तो प्रॉपर हम उसका नाम चेक करेंगे, उसका ऑर्डर एंड पेशेंट देख लेंगे। राइट मेडिकेशन, चेक द मेडिकेशन लेबल। राइट डोज, चेक द रूट ऑर्डर, किस रूट से उसको लेनी है। राइट ऑर्डर, चेक द ऑर्डर। राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रेस्पॉन्सिस, राइट रीजन्स और राइट टाइम। ये सारी चीज़ें हम राइट मेडिकेशन के अंदर एडमिनिस्टर देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिस्पेंसिंग एरर्स एंड स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज दैम। तो इसमें क्या होता है हमारा बच्चों, कोज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर। अब जो आपका डिस्पेंसिंग करते टाइम जो स्ट्रेटजी है या उसके अंदर जो एरर्स आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है। सबसे पहला वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट चेक किया जाता है उसके अंदर, जैसे वर्कलोड। अगर आप किसी को डिस्पेंसिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें जो आप डिस्पेंसरी है उसको अंदर जो एरर्स आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, क्या रीजन्स हो सकता है। तो फर्स्ट है हमारा कोशिश ऑफ डिस्पेंसिंग एरर। जैसे वर्क इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, वर्क इन्वायरमेंट में हो सकता है कि किसी बंदे की 8 घंटे की ड्यूटी है, हमने उसको 12 घंटे करा दिया। तो वर्क इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या कर सकता है, एरर हो सकता है। हाई वर्कलोड, उसके ऊपर हाई वर्कलोड नहीं होना चाहिए। लो स्टाफिंग, या फिर हमारे पास कम स्टाफ है, नॉइज पोल्यूशन वगैरह हो रहा है या जो शोर हो रहा है, लोन वर्कर, ये सारी चीज़ें डिस्पेंसिंग एरर के अंदर आती है। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, साउंड एल्काई ड्रग नेम। दूसरी चीज़, पोर लेबलिंग बाय मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है आपका टीम।
अनएक्सपीरियंस स्टाफ, यदि आपके पास अनएक्सपीरियंस स्टाफ है तब भी एरर्स आ सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, एक दूसरा नई कनेक्टिविटी बना पा रहा है एक दूसरे के साथ, तो तब भी कम्युनिकेशन उसका गैप है, तो तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उसका थोड़ा कम है एसेक्ट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसकी वजह से एरर्स आ सकता है डिस्पेंसिंग के टाइम। नेक्स्ट है आपका केयरलेसनेस चेकिंग, तो आप केयरलेस चेकिंग भी कर सकते हो कि कोई बंदा केयरलेस है किसी काम को लेके, तब भी एरर्स आ सकता है। पेशेंट डिमांड क्या कर रहा है, आपने उसको उठा के कौन सी मेडिसिन दे दी है, तो वो सारी चीज़ें एरर के अंदर ही आती है। नेक्स्ट है आपका कंटेंट एरर, कंटेंट एरर की बात करें तो रोंग मेडिसिन डिस्पेंस आपने कर दी, रोंग डोसेज फॉर्म डिस्पेंस कर दी, एक्सपायरी मेडिसिन डिस्पेंस कर दी, अदर कंटेंट एरर, ये सब एरर ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका लेबलिंग एरर्स, लेबलिंग एरर्स के बारे में अगर हम बात करें तो रोंग पेशेंट नेम, रोंग मेडिकेशन नेम, रोंग डोसेज फॉर्म, रोंग डेट, रोंग इंस्ट्रक्शन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अदर लेबलिंग एरर्स, ये सब लेबलिंग एरर आते हैं। पता चला पेशेंट का गलत नेम है, आपने उसको गलत मेडिसिन दे दी, देनी थी कौन सी मेडिसिन, उसको गलत मेडिसिन दे दी, गलत डोज के बारे में बता दिया, और गलत उसको आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, इनकम्प्लीट आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, ये सब एरर ही होते हैं हमारी जो डिस्पेंसिंग होती है। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4 कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है बच्चों, इसमें देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम के लिए, तो इसमें देख लेते हैं एक बार। कम्युनिकेट्स मीन्स क्या होता है, टू शेयर और टू पार्टिसिपेट, मतलब आप एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, वही क्या कहलाती है, हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बात करें कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन एज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज सेंडर एंड रिसीव थ्रू एन एक्सेप्टेड कोड ऑफ सिंबल। तो कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों कि एक दूसरे के बीच एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, नॉलेज का, और जो रिसीविंग आप उसको रिसीव कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, कोड ऑफ सिंबल, वही क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। कि एक दूसरे के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के आपस में सारी बातें शेयर होनी चाहिए, आइडियाज़ की, नॉलेज की, तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, वही सिंबल ऑफ कोड कहलाता है हमारी कम्युनिकेशन का। चलिए, द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली विद पेशेंट, फैमिली मेम्बर्स, फिजिशियन, नर्सिस, स्टाफ एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज एन इम्पोर्टेंट स्किल। अब अगर हम बात करें कि जो आपकी कम्युनिकेट हो रहा है उसकी एबिलिटी है जो वो क्लियरली होनी चाहिए और इफ़ेक्टिवली भी होनी चाहिए, किस किस के साथ, जैसे आपका पेशेंट होता है, फैमिली होती है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या एक फिजिशियन होता है, नर्सिस होता है, फार्मासिस्ट होता है, और जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके बीच में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आपको उनको सारी चीज़ें शेयर कर देनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जो आप उसको वर्बली बता सकते हो। इट मीन्स व्हेन वी एंगेज इन स्पीकिंग विद अदर्स, यदि तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं तो तब क्या करते हैं, कैन बी फेस टू फेस, ओवर द टेलीफोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। तो या तो हम उसको फेस टू फेस कोई बातें बता रहे हैं, या उसको टेलीफोन के द्वारा बातें बता रहे हैं, या डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका कोई मेल या जीमेल वगैरह, व्हाट्सएप या फेसबुक, जैसे चैटिंग करते हो आप, चैटिंग विद फ्रेंड्स, पेशेंट फार्मासिस्ट कम्युनिकेशन, जैसे एक जो पेशेंट होता है या एक फार्मासिस्ट होता है उनके बीच कम्युनिकेशन है, तो वो वर्बली होता है। दूसरा है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है बच्चों, इट इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट्स एंड टच। ये नॉन वर्बल का मतलब आप उसको वर्बली नहीं बता पा रहे हो, तो उसमें आपका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, सामने वाला
समझ रहा है नहीं समझ रहा है, चेहरे के एक्सप्रेशन से उसको बता सकते हो, उसको पोस्चर करा सकते हो, महसूस करा सकते हो, या आई कांटेक्ट के द्वारा भी उसको हम करा सकते हैं, हैंड मूवमेंट्स के बारे में भी उसको बता सकते हैं, या टच, उसको जैसे टच करते हैं उसको एहसास बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप उसको लिख के बता सकते हो। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिटन मैसेज लाइक जैसे ईमेल के द्वारा, प्रेस्क्रिप्शन एट फार्मेसी, ए मेमो के द्वारा, ए रिपोर्ट के द्वारा, ए फेसबुक पोस्ट के द्वारा, जैसे फेसबुक आपने पोस्ट डाल दी, ए ट्वीट भी कर सकते हो उसको, या कॉन्ट्रेस्ट भी कर सकते हो, एसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, अदर मेडिकेशन और सेल्फ मेडिकेशन। नेक्स्ट है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स साइन, मैप्स और ड्राइंग एज वेल एज कलर और ग्राफिक डिज़ाइन। हम इस चीज़ के बारे में भी दूसरे सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट करा सकते हैं, साइन के द्वारा, मैप्स और ड्राइंग के द्वारा, या कलर्स ग्राफिक डिज़ाइन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल एंड पेशेंट। अब जो आपका इंटरेक्शन है एक प्रोफेशनल के साथ, पेशेंट के साथ किस तरीके से है, तो इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट राइट ड्रग टू राइट पेशेंट एंड राइट टाइम इन राइट डोज थ्रू राइट रूट इन राइट वे। एक फार्मासिस्ट का जो एक प्रोफेशनल वे होता है या इंटरेक्शन होता है पेशेंट के साथ, वो किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे पहले प्रॉपर राइट ड्रग के बारे में पता होना चाहिए, राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए और राइट डोज होनी चाहिए, राइट उसका रूट होना चाहिए, किस रूट से वो ले पा रहा है या उसको किस रूट से देनी है, और राइट वे होना चाहिए उसका। ये एक प्रोफेशनली फार्मासिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि वो पेशेंट को किस तरीके से बता पा रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन विद पेशेंट। इंटरेक्शन विद पेशेंट, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन किस तरीके का है एक फार्मासिस्ट का, या किस तरीके से होना चाहिए। दिस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप द अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मासिस्ट टू सजेस्ट मेथड फॉर एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली टेकन प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, डिस्कस मेडिकेशन सेफ्टी, आइडेंटिफाई मैनेज साइड इफ़ेक्ट एंड असिस्ट इन मैनेजिंग क्रोनिक हेल्थ कंडीशन। तो इस तरीके के इंटरेक्शन में क्या होता है बच्चों कि जो उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट क्या सजेस्ट कर सकता है या किस तरीके का उसके पास मेथड है, किस तरीके से वो उसको एक्यूरेटली या उसके ऊपर प्रभाव डाल सकता है प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, या जो वो मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर रहा है उसके द्वारा। तो प्रॉपर उसको डिस्कस मेडिकेशन करा सकता है, सेफ्टी के बारे में बता सकता है, उसको आइडेंटिफाई करा सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता सकता है, किस तरीके से वो आपकी जो हेल्थ कंडीशंस है क्रोनिक उसको मैनेज कर सकता है पेशेंट। ये सारी चीज़ें जो आपका फार्मासिस्ट होता है उसके और पेशेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग अटेंटिवली। दूसरी चीज़ हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका शोविंग एम्पैथी। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिवली इंटरेक्शन। इफेक्टिवली इंटरेक्शन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर, टू इम्प्रूव क्लिनिकल आउटकम्स। नेक्स्ट है आपका वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, 1-to-1 ओवर द टेलीफोन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें 1-to-1 कम्युनिकेशन एग्जाम्पल, जैसे सेल फोन के द्वारा आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, कंसल्टेशन के द्वारा भी आप उसको कम्युनिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट एग्जाम्पल, जैसे बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, सिट और स्टैंड एट आई लेवल, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका है जो आपका, और आपका आई लेवल है जो, और आपका जो आई कांटेक्ट है, उस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका बैरियर्स टू वर्बल कम्युनिकेशन।
कुछ बैरियर्स है वर्बल कम्युनिकेशंस के, जैसे फिजिकल बिहेवियर बैरियर्स हो गए, लैक ऑफ प्राइवेसी होगी। नेक्स्ट है आपका ओवर द टेलीफोन, पेशेंट फैमिली मेम्बर्स, फिजिशियन, नर्सेस, अदर फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट है हमारा रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें क्या होता है, एवरी नोट इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड कंटेन ए descriptive headings, example clinical pharmacy, pharmacokinetic, nutrients, supports, attending cardiology consult। तो प्रत्येक दिन हम सारी चीज़ें नोट या कैलकुलेट कर लेते हैं, एक मेडिकल रिकॉर्ड बना लेते हैं प्रॉपर उसमें हेडिंग के द्वारा, जैसे क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, फार्माकोकाइनेटिक हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सपोर्टिंग हो गया, अटेंडिंग हो गया, कार्डियोलॉजी कंसल्ट। द डेट टाइम भी देख लेते हैं, पेशेंट स्पेसिफिक डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड अदर सिग्नेचर एसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम रिटर्न में कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, जिसको EMR के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज क्या है बच्चों इसकी, इट इज़ टेकन मोर सीरियसली, इसको हमें सीरियसली ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इट कैन बी एक्सप्रेस मोर प्रीशियसली आफ्टर ड्यू थॉट। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज, द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन कैन नॉट बी गिवन इमीडिएटली। हम उसको क्या कर सकते हैं, यदि वो हमारे लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, कैन नॉट बी गिवन इमीडिएटली, और हम उसको जल्दी से जल्दी उसको दे सकते हैं। लेकिन यदि आप क्या कर रहे हो, उसको जल्दी से नहीं दे पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका इट डज नॉट प्रोवाइड इंस्टेंट रेस्पॉन्सिव और फीडबैक। आप उसको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करा रहे हो और प्रॉपर रेस्पॉन्सिव या फीडबैक नहीं आ रहा है, तो उसका भी लाभ है। नेक्स्ट है आपका इट डज नॉट कैरी फीलिंग्स एंड इमोशंस। यदि आप उसका फीलिंग इमोशंस भी नहीं समझ पा रहे हो, तो तब भी वो बेकार है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड ब्रीदिंग रेट, फेशियल एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं, ब्लिसिंग, गेस्चर विद देयर आर्म्स एंड हैंड, किस तरीके से हाथों से इशारा कर रहा है, अपनी भुजाएं बता रहा है, द वे दे आर स्टैंडिंग और सिटिंग, किस तरीके से उसका खड़े होने का बिहेवियर है, वो सारी चीज़ चेक कर लेंगे। आई कॉन्टैक्ट, स्वॉल्विंग और कफिंग। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन वन फीलिंग एंड स्टेटस। बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी देख लेते हैं, किस तरीके से उसका एक्सप्रेशन है, किस तरीके से वो अपना एक फीलिंग के बारे में दिखा रहा है, क्या स्टेटस है। इन्वॉल्विंग यूज ऑफ आई, हेड, फेस एंड बॉडी मूवमेंट्स, तो उसमें हमारे कुछ आँखों का इशारा भी होता है, हेड होता है, फेस होता है, बॉडी मूवमेंट्स होता है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स इन पेशेंट इंटरव्यू आर एज फॉलो। तो आप किस तरीके से जो पेशेंट का इंटरव्यू है या उसके जो कुछ की पॉइंट्स है किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं या कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन, प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन, OTC ड्रग, विटामिन्स, हर्बल्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, रेस्पिरेटरी थेरेपी रिलेटेड मेडिकेशन। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन हिस्ट्री प्रोमोट्स। इसमें हम पेशेंट रूट, डिजीज, डोज कैलकुलेट, ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, हार्टबर्न, हेडेक एक्सेट्रा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पेशेंट को किस तरीके से दवाई लेनी है, क्या रूट है, उसकी बीमारी के बारे में देख लेते हैं, कितनी डोज उसको देनी है। जैसे आपकी कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, हार्टबर्न है और हेडेक है एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5 पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है बच्चों। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड वर्बल और रिटन इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस टू द पेशेंट अबाउट द डायरेक्शन टू यूज मेडिकेशन, प्रिकॉशन, सेफ्टी एंड स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, वर्बली भी कर सकते हो आप इन्फॉर्मेशन को या रिटन इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। पेशेंट को एक अच्छी एडवाइस दे सकते हो, उसको प्रॉपर मेडिकेशन के बारे में डायरेक्शन दे सकते हो, यूज़ के बारे में बता सकते हो, किस तरीके से उसकी सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से आप उसको सेफ्टी यूज़ कर सकते हो,
और किस तरीके से उसका स्टोरेज आपको करना होता है, वही क्या कहलाती है, पेशेंट काउंसलिंग कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट बेनिफिट्स टू पेशेंट। पेशेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट। उसको हम पूछ लेंगे या उसको देख लेंगे कि जो ट्रीटमेंट चला हुआ है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस मेडिकेशन एरर्स एंड एब्यूज। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्टोर इमोशनल बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल बेनिफिट्स टू फार्मासिस्ट। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन थ्रू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। अब हम देखते हैं कि जो फार्मासिस्ट होता है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या पोटेंशियल है। तो सबसे पहली बात तो जो फार्मासिस्ट है वो अपनी जॉब से सेटिस्फैक्शन उसको होना चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है, एक पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अगर वो जॉब से ही सेटिस्फाई नहीं है तो वो इम्प्रूवमेंट पेशेंट को भी नहीं होगा और आपका जो फार्मासिस्ट है उसके अंदर भी नहीं होने वाला है। ए वैल्यू एडिड सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। नेक्स्ट है आपका एनहांस प्रोफेशनल स्टैंडिंग इन द आइज ऑफ पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के। पहला है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। ओपनिंग द काउंसलिंग सेशन। नेक्स्ट है आपका काउंसलिंग कंटेंट और क्लोजिंग द सेशन, कि किस तरीके से आपका जो काउंसलिंग कंटेंट है, क्या क्या उसमें आप बताने वाले हो पेशेंट को, या एक जो फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स है, उनके बीच क्या वार्तालाप होने वाला है, किस किस टाइम पीरियड में आपका जो सेशन है वो क्लोज होने वाला है। नेक्स्ट है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव काउंसलिंग। तो क्या क्या जो बैरियर्स है इफ़ेक्टिव हो सकते हैं काउंसलिंग के दौरान। इमोशनल फैक्टर्स एग्जांपल जैसे डेथ, पेन एंड डिस्कम्फर्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फार्मेसी इन्वायरमेंट। किस तरीके की आपकी जो फार्मेसी का इन्वायरमेंट है, कोई रूडली बिहेव कर रहा है पेशेंट के साथ, वो सारी चीज़ें आप डॉक्टर फार्मासिस्ट के साथ रख सकते हो। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। चलिए अब इसमें देख लेते हैं बच्चों हम पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर क्रोनिक डिसऑर्डर। पेशेंट काउंसलिंग के जो कुछ पॉइंट्स है इसमें हमारी कुछ क्रोनिक डिजीज आती है, उनके डिसऑर्डर्स भी आते हैं, जैसे हाइपर टेंशन, जिसको हम साइलेंट किलर के नाम से डॉक्टरों ने इसको घोषित कर दिया है, हाइपर टेंशन को। तो ये क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या होती है बच्चों, इसमें देख लेते हैं एक बार। इट इज़ नॉट ए डिजीज। ये क्या होती है, एक बीमारी नहीं होती, बट दिस कॉल्ड एज साइलेंट किलर डिजीज। इसको हम साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है, अचानक ही आती है इंसान को, तो ये जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। हम इसको जो इसके मेजरमेंट की तुलना अगर हम देखें फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो जो फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट एक कैन काउंसलिंग द पेशेंट रिगार्डिंग वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज, सोडियम एंड कैलोरीज restriction of saturated fats and increase intake of dietary fibers, restriction of alcohol intake, smoking cessation, self monitoring of food, blood pressure etc. तो जो आपका फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम काउंसलिंग करें पेशेंट की, तो यदि उसमें पेशेंट का लॉस भी हो सकता है या रेगुलर एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो या कर रहे हो, सोडियम एंड कैलोरीज रेस्ट्रिक्शन कर रहे हो, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेचुरेटेड फैट भी कर सकते हो, इंक्रीज इन डाइटरी, जो आपका डाइटरी फूड्स होता है उसको बढ़ा सकते हो, फाइबर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को आप रेस्ट्रिक्शन छोड़ सकते हो, इनटेक स्मोकिंग सीजन, जो स्मोकिंग धूम्रपान है उसको भी नहीं ले सकते हो, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, जो आपका ब्लड प्रेशर है आप उसको सेल्फ डिटेक्शन भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। मेजर सिम्टम्स है हमारे एसी इनहिबिटर्स इंड्यूस कप, बीटा ब्लॉकर्स इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें क्या होता है हमारा बच्चों, मेजर सिम्टम्स है ये हमारे, तो इसमें क्या होता है हमारा ब्रेडिकार्डिया। ये आपको कमेंट में बताना है ब्रेडिकार्डिया क्या होता है और आपका टैकीकार्डिया क्या होता है।
चलिए, ड्रग काउंसलिंग पॉइंट इन हाइपरटेंशन। तो इसमें हमारा क्या होता है, डायबिटिक मॉनिटर फॉर मसल्स वीकनेस, कन्फ्यूजन, डिजीनेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स मॉनिटर फॉर हाइपोटेंशन, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, हेडेक एंड ब्रेडिकार्डिया एक्सेट्रा। एसी इनिबिटर्स मॉनिटर फॉर हाइपोटेंशन, डिजीनेस, कफ टेस्ट डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मॉनिटर फॉर स्वेलो, गम्स, चेस्ट पेन, स्वेलो, जॉइंट, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका अल्फा ब्लॉकर्स मॉनिटर फॉर हाइपोटेंशन। नेक्स्ट डिजीज है हमारी डायबिटीज़। इट इज़ ए क्रोनिक डिजीज विद अल्टर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये एक क्या होती है, क्रोनिक डिजीज होती है विद कार्बोहाइड्रेट के साथ भी हो सकती है, ज़्यादा लिपिड्स के साथ भी हो सकती है, या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के साथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ डायबिटीज पेशेंट। ये बहुत अफेक्ट डालती है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसकी लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल। द फार्मासिस्ट कैन गिव एन ओवरव्यू ऑफ डायबिटीज, स्ट्रेस, साइकोट्रोपिक, सोशल एडजस्टमेंट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड सोशल सपोर्ट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। ये सब क्या होते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल होते हैं। फार्मासिस्ट बताता है कि एक ओवरव्यू देता है डायबिटीज़ के बारे में, या तो स्ट्रेस हो रहा है, या साइकोट्रोपिक सोशल एडजस्टमेंट हो रहा है, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, या सोशल सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स है, या एक्सरसाइज है, या एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजिकल। डायबिटीज़ कैन बी रिड्यूस बाय टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका ड्रग काउंसलिंग पॉइंट इन डायबिटीज़। इसमें देख लेते हैं सल्फोनाइल यूरिएज प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है, मैनेज करता है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन सेम है ये। मेटफॉर्मिन इसमें हम ड्रग लेते हैं, क्या करता है, मॉनिटर द मसल्स पेन, अनयूजुअल स्लीपनेस, नोजिया मतलब जी में चलाना, स्टोमक पेन एंड वेट लॉस। नेक्स्ट ड्रग है, नेक्स्ट डिजीज है हमारी अस्थमा। अस्थमा इज ए क्रोनिक डिजीज। ये भी क्रोनिक डिजीज होती है। एग्जाम्पल में इन्हेलर, ड्राई पाउडर्स, इन्हेलर्स आप यूज कर सकते हो। ड्रग काउंसलिंग पॉइंट इन अस्थमा। बीटा ब्लॉकर्स, थियोफाइलिन, एंटीकोलिनर्जिक में मॉनिटर फॉर ड्राई थ्रोट, नोजिया, जी मिचलाना, हेडेक, ब्लड विजन, धुंधलापन, पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करते टाइम आपको दर्द हो रहा है। नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हो, एंटीकोलिनर्जिक और आपकी मास्ट सेल स्टेबलाइजर। नेक्स्ट डिजीज है हमारी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम सीओपीडी के नाम से भी जानते हैं। सीओपीडी क्या होती है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज होती है, जो लंग्स वाली बीमारी होती है। दैट कोज ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स, मतलब जो एयर का फ्लो है लंग्स में वो नहीं प्रॉपर जा पा रहा है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मतलब वो एयर फ्लो जो हो रही है लंग्स के अंदर वो नहीं प्रॉपर जा पा रही है, तो वही लंग्स डिजीज़ कहलाएगी, जिसको हम सीओपीडी के नाम से जानते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स इसमें होते हैं हमारे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में कठिनाइयाँ, कफ, मसल्स, सेप्टम मतलब जो थूक होता है, प्रोडक्शन एंड वीजिंग, सांस लेते टाइम हल्का सा बजने की आवाज़ आती है। अब नेक्स्ट बात करें हम ड्रग काउंसलिंग पॉइंट इन सीओपीडी। तो सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, इसमें हम सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट यूज कर सकते हैं, लेते हैं। मॉनिटर हाइपोकैलेमिया, इंक्रीज इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज। नेक्स्ट है एंटी मस्क्रेनिक ड्रग। एंटी मस्क्रेनिक ड्रग भी यूज कर सकते हैं, जो क्या करती है, मॉनिटर ड्राई माउथ, सूखा माउथ हो जाता है उसको मॉनिटर करती है, नोजिया, जी मिचला रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। नेक्स्ट है आप थियोफाइलिन। थियोफाइलिन ये क्या करती है, मॉनिटर नोजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, इंसोमिनिया, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, पाल्पिटेशन एंड हाइपोटेंशन। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इसका जो ट्यूबरकुलोसिस होती है बच्चों बीमारी, ये इसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या होती है, इट इज़ ए पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्शन डिजीज। ये क्या होता है, एक पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्शन डिजीज होती है। दैट मेनली अफेक्ट द लंग्स, जो मेनली अफेक्ट कहाँ डालती है, लंग्स के ऊपर डालती है।
फैक्टर की अगर हम बात करें, जेनेटिक भी हो सकती है, एज के अकॉर्डिंग, इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस एंड इलनेस एक्सेट्रा। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या कहा सकता है, वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट क्या होती है, भूख होती है बच्चों, भूख न लगना, भूख गायब हो सकती है, फीवर, कोप एक्सेट्रा। वैक्सीन, इसके लिए हम BCG वैक्सीन लगवा सकते हैं, बैसिलस कोमरिन गुआरिन, बैसिलस कोमरिन गुआरिन। तो ये आप BCG की वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट है ड्रग काउंसलिंग पॉइंट इन ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें हम काउंसलिंग के द्वारा जो ड्रग काउंसलिंग हो रही है उसके पॉइंट्स है ट्यूबरकुलोसिस में, तो क्या क्या दे सकते हैं, रिफाम्पिसिन यूज कर सकते हैं, पायरिजिनामाइड, आइसोनियाजिड, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होती है, इम्पोर्टेंट ड्रग भी है, रिफाम्पिसिन भी यूज होती है, जो क्या करती है, मॉनिटर फॉर नोजिया वोमिटिंग। रिफाम्पिसिन क्या करती है, मॉनिटर फॉर ऑरेंज, रेड यूरिन, टीयर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट बीमारी है हमारी एड्स। इट इज़ ए क्रोनिक डिजीज़, ये भी क्या होती है बच्चों, हमारी क्रोनिक डिजीज होती है। पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV के नाम से जानते हैं। पेशेंट पैकेज इंसर्ट, अब देख लेते हैं पेशेंट पैकेज इंसर्ट क्या होता है। FDA, फूड ड्रग अथॉरिटीज, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, पैकेज इंसर्ट फॉलो ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो पैकेज इंसर्ट होता है फॉलो क्या करता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करता है फॉर एवरी मेडिकेशन एंड इंक्लूड सेम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट पैकेज इंसर्ट, इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, बेनिफिट्स देख लेते हैं पेशेंट के लिए। फर्स्ट है हमारा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें क्या होता है, इंडिकेशन टेल्स हाउ द मेडिकेशन वर्क इन द बॉडी, हाउ इट इज़ एब्जॉर्ब एंड एलिमिनेशन। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि कैसे मेडिसिन वर्क कर रही है बॉडी के अंदर, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका, कैसे एलिमिनेट हो रही है वो बॉडी के बाहर कैसे जा रही है। इंडिकेशन एंड यूजेज, FDA अप्रूव्ड, जो इसने आपका FDA है हमारा, इसने अप्रूव किया था। एग्जाम्पल जैसे माइग्रेन, सीजर्स, हाई BP। वार्निंग के बारे में, ADR के बारे में बता सकते हैं, ओवरडोज के बारे में बता सकते हैं, पैकेज इंसर्ट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है टॉपिक, PIL, जिसको हम PIL के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा PIL क्या होता है, PIL इज ए पीस ऑफ स्टैंडर्डाइज रिटन इंफॉर्मेशन अबाउट सेफ एंड इफेक्टिवली यूज ऑफ ए प्रेस्क्रिप्शन और स्पेसिफाइड OTC मेडिसिन प्रिपेयर बाय फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर इन वन और मोर ऑफ द 3 फॉर्मेट्स। तो जो PIL होता है बच्चों हमारा पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, वो क्या होता है, एक पीस होता है किसका, स्टैंडर्डाइज रिटन इंफॉर्मेशन का, जो कि हमें सेफ्टी के बारे में, उसके इफेक्टिव यूज के बारे में, प्रॉपर मेडिसिन के बारे में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है। वन और मोर ऑफ 3 फॉर्मेट्स, इसके एक या उससे अधिक फॉर्मेट्स है, मतलब 3 फॉर्मेट्स है हमारे। फर्स्ट है पैकेज इंसर्ट, दूसरा लॉज लीफलेट, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक। तो देयर मेन पर्पज इट इज टू इन्फॉर्म पेशेंट अबाउट देयर मेडिकेशन रिगार्डिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिक्वेशन एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट। तो इसकी जो मेन पर्पज है हमारा वो क्या होता है, पेशेंट को इन्फॉर्म करना मेडिकेशन के बारे में, उसके रिगार्डिंग किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, प्रिक्वेशन के बारे में बताना है, और उसके क्या क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इन 2004 द अमेंडेड डायरेक्टली 2004-27 ES डिमांडेड रीडेबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग ऑफ PL। चलिए चैप्टर 6 है हमारा मेडिकेशन एडियरेंस। मेडिकेशन एडियरेंस क्या होता है बच्चों, ये चिकित्सा का पालन करना। किस तरीके से, सबसे पहले ट्रीटमेंट होगा, फिर एडियरेंस होगा उसका, फिर उसके आउटकम्स, क्या आउटकम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन। WHO ने क्या कहा था, एडियरेंस टू लॉन्ग टर्म थेरेपी, मतलब जो चिकित्सक का जो पालन है या एडियरेंस है वो एक लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है या लॉन्ग टर्म थेरेपी मानी गई है। द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन बिहेवियर
दूसरी चीज़ टेकिंग मेडिकेशन, फॉलो ए डाइट, लाइफ स्टाइल चेंज, कोरेस्पॉन्ड। किस तरीके से जो पर्सन का बिहेवियर है कैसे एक्सटेंड हो रहा है, किस तरीके से मेडिकेशन को ले रहा है, कैसी डाइट फॉलो कर रहा है, क्या उसका लाइफ स्टाइल है, और तब जाके कोरेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स आते हैं। एडिरेंस क्या होता है? द एक्टिव वॉलंटरी एंड कोलेबरेटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेशेंट इन ए नेचुरली एक्सेप्टेबल कोर्स ऑफ बिहेवियर टू प्रोड्यूस ए थेरेप्यूटिक रिजल्ट। अब अगर हम बात करें इसकी जो एक्टिव रेस्पॉन्सिबल या इसके जो वॉलंटरी कोलेबरेटिव आ रहा है, या किस तरीके से हम उसको सहयोग कर पा रहे हैं, किस तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पेशेंट के साथ, या उसको किस तरीके से हम म्यूचुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें उसके थेरेप्यूटिक रिजल्ट के दौरान बताई जाती है। वही क्या कहलाता है? हमारा एडिरेंस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडिरेंस, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडिरेंस वाज द रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन दैट द मेडिकेशन आर नॉट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग द कंडीशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो नॉन एडिरेंस होता है वो प्रेस्क्रिप्शन के बारे में, मेडिकेशंस के बारे में बताता है कि किस तरीके से आप उसमें इफेक्टिव हो रहा है, नहीं हो रहा है, और किस तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हो, क्या उसकी कंडीशंस हो सकती है, ये उसका रिजल्ट बताता है। दूसरी चीज़ अदर फैक्टर आइडेंटिफाइंग द इन्फ्लुएंस नॉन एडिरेंस इंक्लूडिंग पॉलीफार्मेसी प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होता है? टाइट वर्क शेड्यूल, या तो उसके ऊपर टाइट वर्क शेड्यूल है, या उसका सोशल नॉर्म्स है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मेडिकेशन। थर्ड है हमारा सोशल इकोनॉमिक्स फैक्टर इंक्लूड पोर हेल्थ, लिटरेसी, लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लिमिटेड सोशल सपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूड रिसोर्स, नॉलेज, एटीट्यूड, बिलाइफ्स ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी टू ओवरकम मेडिकेशन नॉन एडिरेंस। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या उसकी स्ट्रेटजी है, या क्या क्या उसके मेडिकेशंस के ओवरकम आ रहे हैं, किस तरीके से उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा फेलियर टू फॉलो ए मेडिकेशन रेजिमन इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज ए टॉप रीजन फॉर पेशेंट फेलियर्स, सीरियस एडवर्स रिएक्शन एंड इवन डेथ। तो इसमें क्या होता है, जो आप प्रॉपर मेडिकेशन को फॉलो नहीं कर सकते हो तो उसके लिए आप फेलियर माने जाते हो, फेल हो सकते हो। या उसका एक जो टॉप रीजन होता है, ट्रीटमेंट्स कंप्लीट या प्रॉपर उसका नहीं चल पाया है, ट्रीटमेंट फेल हो गया है, उसके लिए आपको सीरियस एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकती है, और उसके अकॉर्डिंग या उसके चलते चलते उसके दौरान आपको मृत्यु भी हो सकती है, यदि आपका जो चिकित्सक का जो पालन चला हुआ है, यदि आप उसको प्रॉपर नहीं चला पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब इसमें फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंड ईच पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर। सबसे पहली बात तो जो प्रत्येक पेशेंट का जो मेडिकेशन का लेने का बिहेवियर है वो हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आस्क ऑफ द मेडिकेशन प्रेस्क्राइब टू यू। दूसरी चीज़ विच वन आर यू टेकिंग, किस तरीके से आप उसको ले रहे हो या कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है। टेक अबाउट साइड इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है आपका राइट इट डाउन, डू नॉट रिटेन वर्बल इंस्ट्रक्शन। आप उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, जैसे कैलेंडर के बारे में बता सकते हो, पिल्स कार्ड दे सकते हो, शेड्यूल और चार्ट के बारे में बता सकते हो जो एक पेशेंट होता है, ताकि वो इन सारे इंस्ट्रक्शन को या ये जो सारी स्ट्रेटजी है हमारी एडिरेंस की, चिकित्सक का जो पालन करने की, तो उसको जो पेशेंट होता है वो फॉलो कर सके। नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फाइनेंशियल बर्डन टू द पेशेंट। जो पेशेंट होता है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो अप द विद पेशेंट। इसमें क्या होता है, सेंट मेडिकेशन रिमाइंडर्स वाया टेक्स्ट, ईमेल, डायरेक्ट मेल और ड्यूरिंग टाइम अलॉटेड फॉर क्रोनिक केयर मैनेजमेंट सर्विसेज। इसमें क्या होता है बच्चों, आप उसको प्रॉपर रिमाइंडर करा सकते हो मेडिकेशन के बारे में, जैसे वाया टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा,
डायरेक्ट मेल कर सकते हो, ड्यूरिंग टाइम के बारे में बता सकते हो। तो वही क्या कहलाएगी, आपकी एक प्रॉपर केयर मैनेजमेंट सर्विस कहलाएगी, ताकि पेशेंट को ये सारे रूल वो फॉलो कर सके। यूज टेक्नोलॉजी में ई पिल्स मेडिकेशन डिवाइस चली हुई है। इसमें एग्जांपल में हमारी ऑटोमेटेड पिल्स डिस्पेंसर होते हैं, पिल बॉक्सेस होते हैं, टाइमर्स होते हैं, या अलार्म भी होता है, वॉच भी होती है। ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो पेशेंट के साथ। कैन हेल्प इम्प्रूव पेशेंट मेडिकेशन कंप्लायंस, तब जाके जो एक पेशेंट है उसकी मेडिकेशन में इम्प्रूव आ सकता है और आप उसकी मदद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 7 हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज कम्युनिटी फार्मेसी। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, ये क्या होती है। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ। तो ये क्या होती है बच्चों, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज ये क्या करती है, हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है, हेल्थ के बारे में प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू स्क्रीन द हेल्थ स्टेटस इंडिविजुअल विदाउट पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम्स। तो ये क्या बता सकती है, हमारी जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बारे में बता सकती है, हेल्थ स्टेटस के बारे में बता सकती है, और उसके प्रॉपर साइन और सिम्टम्स के साथ भी बता सकती है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। दूसरी चीज़ मॉनिटर आउटकम्स ऑफ थेरेपी डिजीज कंडीशन। WHO ने क्या कहा है हेल्थ के बारे में, हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफॉर्मिटी। तो WHO ने क्या कहा है कि हेल्थ क्या एक ऐसा स्टेट है या एक ऐसा कंप्लीट माना गया है स्टेट जिसमें फिजिकली मेंटली सोशल वेलबींग्स के द्वारा जुड़ा होता है एक पेशेंट या एक फार्मासिस्ट, जो क्या करता है उसको बीमारी के बारे में या उसकी दुर्बलता के बारे में शो करता है कि उसका किस तरीके का हेल्थ बना हुआ है, या तो वो फिजिकली हेल्थ है या उसका मेंटली प्रॉब्लम है या उसको सोशली प्रॉब्लम है। अब चेंज इन लाइफ स्टाइल डाइट, तो इसमें देख लेते हैं, ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक बार किस तरीके से है ये। तो किस तरीके से लाइफ स्टाइल का जो डाइट प्लानिंग है, डाइट है, वो किस तरीके से हो सकती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो इसमें हमारा डायबिटीज़ फर्स्ट है, हमारा चेंज इन लाइफ स्टाइल डाइट, ये सारी चीज़ें हो सकती है। डायबिटीज़ के बारे में भी हम उसको बता सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बता सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में बता सकते हैं, हाइपरटेंशन के बारे में, COPD रिस्क फैक्टर के बारे में बता सकते हैं, और अस्थमा के बारे में बता सकते हैं। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। तो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या होती है, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट एक्सेट्रा। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें अप्रोचेस टू द हेल्थ एंड सर्विसेज, तो इसमें बॉडी मसाज इंडेक्स BMI, बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम जानते हैं, इज़ द मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा। डिप्रेशन स्क्रीनिंग कैन बी डन बाय मेक द इंडिविजुअल सोल्व द हैमिल्टन डिप्रेशन रेट स्केल, जिसको हम HAMD के नाम से जानते हैं। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, आप सबको पता है बच्चों, कि जो इसकी जो स्क्रीनिंग होती है या कर सकते हैं हम उसको किसके द्वारा कर सकते हैं, HAMD के नाम से। हैमिल्टन डिप्रेशन रेट स्केल होता है, उसमें आप इसको डिप्रेशन को चेक कर सकते हो। ओबेसिटी मोटापे को हम बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा या स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा चेक कर सकते हैं। अब अगर हम देखें 0 से 7 तो नॉर्मल होता है, 8 से 13 माइल्ड डिप्रेशन होता है, 14 से 18 मॉडरेट डिप्रेशन होता है, 19 से 22 सीवियर डिप्रेशन होता है मतलब ज़्यादा, और 23 ग्रेटर दैन 23 वेरी सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। तीसरी चीज़ लिपिड प्रोफाइल इन्वॉल्विंग स्क्रीनिंग ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो इसमें हम देख लेते हैं लिपिड की जो प्रोफाइल है, स्क्रीनिंग यदि वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसका, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें और क्या देखते हैं हम, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड।
अगर आपकी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो बैड कोलेस्ट्रॉल है एंड ट्राइग्लिसराइड। दूसरी चीज़ ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ ड्यूरिंग एडिक्शन, अब्यूज एंड मिसयूज। नेक्स्ट आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, बोन डेंसिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल उसको बारे में बता सकते हैं। रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, रेगुलर इवेल्युएशन कर सकते हैं, ड्रग थेरेपी के बारे में उसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन, अर्ली मॉर्निंग डिटेक्शन क्या कर सकते हैं हम। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज रिजल्टिंग इन बेटर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अर्ली जो डिटेक्शन माना गया है बीमारी के बारे में अगर हम देखें तो उसका रिजल्ट बेटर होता है मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी, और बीमारी के जो बीमारी का ट्रीटमेंट है उसके लिए भी, विच डिक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ बेटर हेल्थ आउटकम्स। कि जो उसके कॉम्प्लिकेशन है वो रिस्की भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, इंक्रीज द चांसेस ऑफ बेटर हेल्थ आउटकम्स, और उसके अच्छे हेल्थ आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं यदि आप अर्ली डिटेक्शन कर रहे हो बीमारी का। सबसे पहला ब्लड प्रेशर टेस्ट, दूसरा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, डायबिटीज टेस्ट, और आपका मेमोग्राम एंड पैप स्मीयर टेस्ट जिसमें क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर चेक किया जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर टेस्ट 50 ईयर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये यूज होता है, जिसमें हम जीन डिफेक्ट चेक कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बोल डिसऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेट कैंसर चेक हो सकता है, एसटीडी, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी होता है, यहाँ पे क्या होता है एसटीआई के नाम से भी जानते हैं। सेक्सुअल पार्टनर। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे हाइपरटेंशन क्या होता है, मतलब हाई बीपी, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन आते हैं इसके अंदर, जो हमारा हार्ट होता है। नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120/80 होता है, जिसको 120 को सिस्टोलिक, 80 को डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं, और जो हमारा हायर होता है वो 140 से 90 mmHg वो हायर माना जाता है। अगर हम बात करें 120/80 एंड 139/89 तो नॉन प्री हाइपरटेंसिव होता है वो, मतलब हाइपरटेंशन आने वाला है या हो सकता है। इसको हम साइलेंट किलर बीमारी के नाम से जानते हैं। कोज क्या हो सकते हैं इसमें, ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है, इफेक्ट ऑन हार्ट एंड किडनी, आपका जो हार्ट होता है किडनी होती है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। स्क्रीनिंग हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसको मतलब चेकआउट स्पाइगोनोमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं हाई बीपी को। बायोलॉजिकल फैक्टर देखें तो हम क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइटी चिंता के कारण हो सकता है हाइपरटेंशन, मील खाना पीना है जो आपका, तंबाकू, अल्कोहल, टेम्परेचर चेंज एंड पेन, ये सब रीजन्स आपके हाइपरटेंशन के हो सकते हैं। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, ये क्या होता है बच्चों, ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्पटोमेटिक ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ये क्या होती है, एक सीरियस कॉम्प्लेक्स या क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि किसके द्वारा होता है, सिम्पैथोमेटिक ग्लूकोज इंटॉलरेंस के द्वारा होता है। चलिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का, और ये हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ये किसके कारण होता है, ब्लड शुगर के, मतलब जो आपका ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाता है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। स्क्रीनिंग इसके 2 पॉइंट्स है, ब्लड ग्लूकोज एंड HbA1c, जिसको हम ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन A1c के नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा ही हम इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 8, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, OTC। मेडिकेशन मीन्स क्या होता है, मेडिकेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, इसमें देख लेते हैं एक बार। मेडिकेशन मीन्स विच आर लीगली अलाउड टू बी सोल्ड बाय फार्मासिस्ट विदाउट नीड फॉर ए प्रेस्क्रिप्शन टू ट्रीट माइनर एलिमेंट एंड सिम्टम्स। इसमें हम OTC मेडिकेशन के बारे में जानते हैं कि मेडिकेशन मीन्स क्या होता है, ड्रग विच आर लीगली अलाउड टू सोल्ड,
मतलब जो कि प्रॉपर लीगली फार्मासिस्ट के द्वारा बेची जाती है, जो क्या होती है विदाउट नीड फॉर ए प्रेस्क्रिप्शन और ट्रीट माइनर एलिमेंट एंड सिम्टम्स, जो कि किसके लिए होती है, एक प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा यूज की जाती है, छोटे ट्रीटमेंट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो और छोटे सिम्टम्स के लिए आप यूज कर सकते हो, जो आपकी ओटीसी मेडिकेशन होती है। दी ड्रग अलाउ फास्टर एंड चीपर एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये ड्रग आपको आसानी से मिल जाती है, सस्ती भी होती है, जो कि आपके हेल्थ केयर के लिए होती है। WHO ने क्या कहा है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसने क्या अप्रूव करा है, हेल्थ अथॉरिटी टू ट्रीट माइनर एलिमेंट एंड सिम्टम्स। इसमें इंक्लूड किए गए हैं जैसे हमारी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक दर्द निवारक मेडिसिन, एंटीपायरेटिक बुखार वाली, एंटी हिस्टामाइंस, एंटी डायरियल, विटामिन, कैल्शियम, एंटी गैस्ट्राइटिक, एंटी कोल्ड एंड लैक्जेटिव्स। ये WHO ने छोटे या माइनर हेल्थ के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। तो इसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ ओटीसी मेडिकेशन एन इनकरेक्ट डायग्नोस बाय ए कंज्यूमर सच एज मिस्टेकिंग हार्टबर्न फॉर सिम्टम्स ऑफ ए हार्ट अटैक और इम्प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्शन एक्सेट्रा। फार्मासिस्ट जो होता है बच्चों, वो किस तरीके से सिलेक्शन कर पा रहा है जो हमारी ओटीसी मेडिकेशन होती है। तो उसमें क्या होता है, ए इनकरेक्ट डायग्नोस बाय कंज्यूमर, यदि जो कंज्यूमर है वो डायग्नोस कर रहा है गलत मेडिकेशन को या गलत मेडिसिन को, तो उसमें आपको क्या हो सकती है, हार्टबर्न हो सकती है या हार्ट अटैक भी आ सकता है, इम्प्रॉपर आपको जो हेल्थ में हो रहा है प्रॉब्लम वो भी हो सकती है, और जो आपने प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन किया है वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये क्या होता है, फार्मासिस्ट के दौरान क्या हो गया है, एक सिलेक्शन करते टाइम मेडिकेशन का गलती से या बाय मिस्टेक हो गया, तो उसमें इनकरेक्ट डायग्नोस अगर कर दिया कंज्यूमर के द्वारा, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट इन ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन एजुकेशन एंड असिस्टेंस। तो फार्मासिस्ट क्या होता है, ड्रग के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज रखता है, प्रॉपर उसके बारे में बताता है, प्रॉपर वो एजुकेटेड भी होना चाहिए ताकि वो अच्छे से जो मेडिकेशन है उसको पेशेंट को बता सके। एग्जाम्पल रूरल एरियाज, रूरल जो एरिया होते हैं हमारे गांव वाले एरिया होते हैं, उसमें गांव वाले ऐसे ही मेडिकेशन यूज कर लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है या हो सकती है विदाउट फार्मासिस्ट। पेशेंट कैन बाय ओटीसी मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सेल्फ डायग्नोसिस। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ओटीसी मेडिसिन्स को बिना फार्मासिस्ट के या बिना डायग्नोस के ही उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, सेल्फ डायग्नोस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। अब अगर हम बात करें ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया के बारे में, तो इंडिया के अंदर क्या होता है, द मेडिसिन्स आर लिस्टेड अंडर डिफरेंट शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। जो हमारे इंडिया के अंदर जो मेडिसिन्स की जो लिस्ट हुई है, तो वो शेड्यूल के अंदर डिफरेंट तैयार हुई है, जैसे ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है हमारा, और आपका हमारा ड्रग कॉस्मेटिक रूल है। तो ड्रग लिस्ट की अगर हम बात करें, शेड्यूल जैसे हमारे बनाए गए हैं H1 एंड X शेड्यूल कैरी ए लेबल स्टेटिंग दी ड्रग्स आर टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये जो इन शेड्यूल वाली जो मेडिसिन्स होती है बच्चों, आपको नोट कर लेना है, ये वाली मेडिसिन्स आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन नहीं ले सकते। शेड्यूल जी मोस्टली एंटी हिस्टामाइंस। शेड्यूल के फॉर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड इट्स रूल इंक्लूड हाउस होल्ड रेमेडीज सच एज पैरासीटामोल, लिक्विड पैराफिन, यूकेलिप्टस ऑयल, आयोडीन टिंचर एक्सेट्रा। शेड्यूल जी एंड एच कैटेगरी ड्रग ऑप्थेल्मिक आती है आपकी, ईयर नोज प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबायोटिक स्टेरॉइड। सेल्फ मेडिकेशन महाराष्ट्र। अगर हम सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बात करें बच्चों, तो विदाउट फार्मासिस्ट या विदाउट डॉक्टर जो सेल्फ मेडिकेशन चल रहा है या हो रहा है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। महाराष्ट्र के लोग 81.5% लगभग यूज कर रहे हैं बिना डॉक्टरों के ही। तमिलनाडु के अंदर 23%, इंडिया के अंदर 52% लोग
ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब अगर हम बात करें काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट, काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें, ओपन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मासिस्ट विच आर स्पेशली यूजफुल टू क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन गैदर अबाउट द पेशेंट कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, जो जब काउंसलिंग होती है ओटीसी प्रोडक्ट के बारे में बच्चों, तो उसमें ओपन और क्लोज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक फार्मासिस्ट का ही पार्ट्स होता है, फार्मासिस्ट कर सकता है। जो उसमें क्या करता है, पेशेंट की स्पेशली जो क्वेरीज है या उसको जो क्लैरिफिकेशन मिलना है वो प्राप्त होता है, ताकि पेशेंट की जो कंडीशंस होती है वो बता सके और उसको फॉलो अप कर सके, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपका फार्मासिस्ट दे रहा है। तो उसमें हमारे पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। दीज क्वेश्चंस यूजुअली स्टार्ट विद हु, वाट, हाउ, वाई और वाई, वेयर। इन सब के साथ वो क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, विच ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन डू यू टेक और रेगुलर बेसिस। मतलब ये जो प्रेस्क्रिप्शन का जो मेडिकेशन चला हुआ है, क्या आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हो, रेगुलर ले पा रहे हो, ये इस तरीके से क्वेश्चन। हाउ यू टेकन दिस मेडिकेशन बिफोर। नेक्स्ट है आपका ओटीसी काउंसलिंग एरिया। उसमें प्रॉपर एक रूम बनाया जाता है, प्रॉपर डेस्क होती है, 2 चेयर्स होती है, एक्सेट्रा, मेज वगैरह भी होती है। द फार्मासिस्ट पेशेंट काउंटर, एनकाउंटर। ये एनकाउंटर वो वाला नहीं है बच्चों जो आप समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है हमारा एग्जांपल, जैसे पेशेंट फिजिकली कंप्लेंट एंड सिम्टम्स, मेडिकल कंडीशन, ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग पैरामीटर्स। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर वहाँ क्या होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, ताकि जो फिजिकल का जो पेशेंट का जो फिजिकल कंप्लेंट है, खड़े होने में, बैठने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, मेडिकल कंडीशंस होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और मॉनिटरिंग पैरामीटर्स होने चाहिए। पेशेंट डेमोग्राफिक एग्जांपल जैसे सेक्स, एज, प्रेग्नेंट, नर्सिंग, वेट, एलर्जिक, सोशल हिस्ट्री एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एक उसमें फॉलो होनी चाहिए। डिजीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, इलनेस, करंट सिम्टम्स, पास्ट हिस्ट्री। तो हम उसकी पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, उसकी बीमारी के बारे में देख लेते हैं, करंट सिम्टम्स उसको क्या है क्या नहीं है, और पास्ट की हिस्ट्री के बारे में भी उससे हम पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मेडिकेशन। तो सेल्फ मेडिकेशन, हाउ टू टेक यूज द मेडिसिन्स। किस तरीके से आप मेडिकेशन या मेडिसिन ले पा रहे हो, इफेक्ट एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट, पॉसिबल इंट्रैक्शन, प्रिकॉशन एंड वार्निंग, ड्यूरेशन ऑफ यूज। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। मतलब WHO ने कहा है सेल्फ केयर, एज ए कम्युनिकेटर्स, एज ए क्वालिटी ड्रग सप्लायर, एज ए ट्रेन एंड सुपरवाइजर, एज ए कोलेबरेट, एग्जाम्पल जैसे नेशनल प्रोफेशनल एसोसिएट, गवर्नमेंट, एज ए हेल्थ प्रोमोटर। तो ये फार्मासिस्ट का रोल होता है, जो कि एक सेफ प्रैक्टिस मानी जाती है ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन, मतलब सेल्फ करते टाइम, यदि आप सेल्फ मेडिकेशन यूज कर रहे हो। रेस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, माइनर एलिमेंट एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन डिफरेंट कंडीशन। इसमें फर्स्ट है हमारा पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों, पेन कैन बी कोज बाय ए वैरायटी ऑफ कंडीशन। पेन क्या होता है, एक प्रकार की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको कुछ महसूस होता है, या अलग अलग वैरायटी की कंडीशन हो सकती है पेन की आपकी, जैसे हेडेक हो रहा है आपको, सर दर्द, दांतों में दर्द हो रहा है, मस्कुलो स्केलेटल मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, स्केलेटल सिस्टम में, पीरियड्स पेन हो रहा है। तो इस तरीके के पेन होते हैं ये, इनकी डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, या डिफरेंट वैरायटी के ये पेन हो सकते हैं आपको। एडवाइज फॉर सेल्फ केयर, किस तरीके से आप सेल्फ केयर कर सकते हो या एडवाइज ले सकते हो। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द कॉज ऑफ पेन। दूसरी चीज़, मस्कुलो स्केलेटल इंजरी कैन बी ट्रीटेड विद रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड राइस थेरेपी, ये भी आप यूज कर सकते हो। फिजिकल थेरेपी भी आप यूज़ कर सकते हो।
ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या होता है, एनाल्जेसिक ऑप्शन है आपके पास, वो ले सकते हो, पैरासीटामोल, एस्प्रिन एंड आइबुप्रोफेन। दूसरी चीज़, एस्प्रिन एंड आइबुप्रोफेन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत अच्छा है कि यदि आप प्रेग्नेंट हो तो उस कंडीशन में आपको एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन जो मेडिसिन्स है आपको यूज नहीं करनी चाहिए। एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसमें ये आती है हमारी आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन। एडवाइज पेशेंट टू कॉन्टैक्ट देयर जीपी, गुड प्रैक्टिस। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, वेयर हेडेक, जहाँ हेडेक हो रहा है या वेयर हेडेक एसोसिएटेड विद इंजरी और ट्रॉमा, तो इसमें क्या होता है, वेयर सीवियर हेडेक लास्ट मोर 4 घंटे, एडीआर, वेयर द पेशेंट इज सफरिंग चेस्ट पेन, प्रोलोंग हेडेक इन चिल्ड्रन अंडर 12 ओल्ड। कफ के बारे में देख लेते हैं एक बार। कफिंग इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इनहेल such as dust and excess secretion that have built up in airways। तो कफ क्या होता है बच्चों, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेशन होता है जिसमें क्या होता है, इनहेल मतलब आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उसमें जैसे डस्टिंग हो गया या ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन हो गया या एयर के रास्ते आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वही कफ होता है। कफ में भी ड्राई कफ हो सकता है, आपको सूखा कफ हो सकता है या चेस्टी कफ भी हो सकता है। नेक्स्ट है अस्थमा कफ कैन बी वॉर्स एट नाइट। अस्थमा कफ जो वॉर्स का मतलब उठता है, जो रात में ही उठता है। दूसरा वोपिंग कफ पर्टूसिस, काली खांसी, पर्टूसिस मतलब काली खांसी, कैन रिजल्ट इन कफिंग फिट्स एंड देयर कैन बी लाउड कफ। यदि आप मतलब खांस रहे हो तो उस टाइम आपको रिजल्ट जो मिलेगा अच्छा फील नहीं करोगे आप, उस कंडीशन में लाउड वोपिंग हो सकती है, बजने की आवाज़ आ सकती है। इसके लिए एडवाइस क्या क्या हो सकती है, कंज्यूम वार्म फ्लूइड, सूप और टी यूज कर सकता है, सेल्फ केयर कर सकता है मतलब पेशेंट। ईट ए वेल बैलेंस डाइट, यहाँ पे पैन चेंज कर लेते हैं। अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट, दे कैन थीकर फ्लोगम, अवॉइड अल्कोहल एंड तम्बाकू स्मोक। ये सेल्फ केयर है जो एक सेल्फ केयर पेशेंट कर सकता है कफ के लिए यदि उसको कफ की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन, इसमें हम एक्सपेक्टोरेंट, कफ सप्रेसेंट या एंटीटसिव यूज कर सकते हैं। सिंपल लिंटस कैन बी यूज प्रेगनेंसी, सिंपल लिंटस आप प्रेगनेंसी के केस में यूज कर सकते हो यदि प्रेग्नेंट लेडी को कफ हो रहा है। एडवाइज पेशेंट टू कॉन्टैक्ट देयर जीपी, गुड प्रैक्टिस। तो इसमें आप अलार्म सिम्टम्स, वेट लॉस, फ्लूइड रिटेंशन, वीजिंग बजने की आवाज़, शॉर्टनेस और ब्रीजिंग। नेक्स्ट है येलो ग्रीन और ब्लड स्टेन सेप्टम, सेप्टम मतलब थूक होता है बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका कोल्ड, कोल्ड के बारे में देख लेते हैं एक बार। कोल्ड क्या होता है, ये आज आपका जो कम्युनिटी फार्मेसी है हम इसको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर इस वीडियो में, तो बने रहना हमारे साथ ही। कोल्ड के बारे में देख लेते हैं बच्चों। द कॉमन कोल्ड इज एन एक्यूट, माइल्ड, सेल्फ लिमिटिंग, कैटरल सिंड्रोम, एयरवे स्वेलिंग। एक्यूट एक होता है, एक्यूट एक होता है आपका क्रोनिक। तो एक्यूट का मतलब अचानक से होने वाली बीमारी, क्रोनिक का मतलब जो लंबे समय से चलती हुई आ रही है। तो कॉमन कोल्ड क्या होता है बच्चों, एक्यूट होता है, माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग, कैटरल सिंड्रोम के द्वारा होता है जहाँ पे एयरवे स्वेलिंग, एयरवे का जो रास्ता है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन, ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है ऑफ नोज एंड थ्रोट, जो आपका नाक होता है और आपका जो गला होता है, यूपीआई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिम्टम्स की बात करें तो नेजल डिस्चार्ज, जो नाक से डिस्चार्ज होगा मतलब बहना पानी टाइप का लिक्विड जो होगा वो नाक से निकलेगा। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, श्योर थ्रोट, हेडेक एंड कफ। एडवाइज फॉर सेल्फ केयर, तो सेल्फ केयर के लिए एडवाइज वाटर ले सकते हो, जूस, क्लियर और वार्म लेमन जूस भी ले सकते हो। वाटर आर गुड चॉइसेस, गर्म पानी। अवॉइड कैफीन एंड एल्कोहल, सिप वार्म लिक्विड, चिकन सूप। एडजस्ट रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ट्राई सैलाइन नेजल ड्रॉप्स और स्प्रे भी यूज कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो हम पैरासीटामोल
PCM इज़ द फर्स्ट लाइन चॉइस ड्रग होती है हमारी, जो कि एंटीपायरेटिक होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। स्टीम इनहेलेशन भी आप कर सकते हो, भाप द्वारा भी उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। विटामिन सी भी आप यूज कर सकते हो। डायरिया की अगर हम बात करें बच्चों, डायरिया क्या होता है? डिक्रीज इन द सॉलिडिटी ऑफ बाउल मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है हमारा, ये जो सॉलिड मतलब जो सॉलिड ठोस होता है, जो हमारा स्टूल होता है, उसमें जो सॉलिडिटी की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, और जो आपका बाउल मूवमेंट्स होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से आपको डायरिया हो जाता है। तो इट इज़ इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन्फेक्शन होता है, ये क्या होता है, हमारी जो GIT होती है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उस प्रकार का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन इज स्प्रेड, जो स्प्रेड का मतलब फैलता है, जो कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर। यदि आपने कंटामिनेटेड मतलब गलत भोजन खा लिया या पानी पी लिया तो उसके कारण भी आपको डायरिया हो सकता है। एडवाइज है सेल्फ केयर, किस तरीके से आप कर सकते हो, तो इसमें नॉर्मली स्टॉप्स विद इन 48 से 72 घंटे तक आप उसको रोक सकते हो। गुड चॉइस वाटर, फ्रूट्स, जूस, कैफीन फ्री सोडा आप यूज़ कर सकते हो। डू नॉट कंज्यूम कैफीन और एल्कोहल, कैफीन एल्कोहल आप नहीं ले सकते। ट्रीटमेंट ऑप्शन में एंटी मोटिलिटी ड्रग आप यूज़ कर सकते हो, जैसे लोप्रामाइड इम्पोर्टेंट ड्रग है बच्चों, ये आप डायरिया में यूज कर सकते हो, जो स्टूल को सॉलिड बनाने में मददगार होती है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORT भी आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है बच्चों? इट इज़ ए कंडीशन इन विच स्टूल बिकम हार्ड, ड्राई एंड डिफ़िकल्ट टू पास बॉल मूवमेंट। तो ये क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो स्टूल होता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, और जो हमारा बाउल सिंड्रोम होता है उसमें से उसको पास होने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अदर सिम्टम्स की बात करें तो पेनफुल बाउल्स मूवमेंट्स एंड फीलिंग सैड एंड अनकम्फर्टेबल आप फील करोगे। एडवाइज फॉर सेल्फ केयर के लिए एडवाइज है ईट फ्यूअर हाई फैट फूड। आप कुछ हाई फैट फूड्स भी यूज कर सकते हो, लाइक मीट, एग्स एंड चीज़। ड्रिंक मोर फ्लूइड नॉट एल्कोहल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले सकते हो, अल्कोहल नहीं ले सकते। यूज इसबगोल की जो भुस्सी आती है आप उसको गर्म पानी के साथ ले सकते हो। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव जैसे इसबगोल एक्ट बाय रिटेनिंग वाटर इन द गट एंड इंक्रीजिंग फीकल मास। इसबगोल बहुत अच्छा माना जाता है कॉन्स्टिपेशन के बीमारी के लिए, या लैक्सेटिव भी आप यूज कर सकते हो। ओस्मोटिक लैक्सेटिव लैक्टुलोज भी आप यूज कर सकते हो। एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द लार्ज बोल। स्टूल सॉफ्टनर होते हैं हमारा डोकुसेट सोडियम भी आप यूज कर सकते हो। एडवाइज फॉर पेशेंट के लिए एडवाइज है वेयर देयर इज द एब्सेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग एक्सेट्रा, वेयर देयर इज ब्लड इन स्टूल में ब्लड भी आ सकता है, वेयर द पेशेंट इज सफरिंग विद द क्रोनिक डायरियल। वोमिटिंग की अगर हम बात करें, उल्टी क्या होती है बच्चों? उल्टी वोमिटिंग मतलब इमेसिस को उल्टी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? क्लिनिकली ओरल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है, जो हम क्या होता है हमारा गट एंड मसल्स ऑफ थोरैको एब्डोमिनल वॉल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसमें एडवाइस फॉर सेल्फ केयर है डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग फॉर सेवरल हार्स आफ्टर वोमिटिंग। डू नॉट ड्रिंक सिट्रस जूस, मिल्क, ड्राई फूड सच एज बनाना, राइस, एप्पल सॉस, सोडा, क्रैकर्स। नोट यूज अल्कोहल, कैफीन, फैट ऑयल, स्पाइसी फूड एंड मिल्क। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो बिस्मिथ सब सैलिसिलेट जो क्या करता है, हेल्प मतलब जी मिचलाने में मदद करता है, वोमिटिंग को रोकता है। एंटी हिस्टामाइन्स मोशन सिकनेस के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं बुखार के बारे में। तो फीवर क्या होता है बच्चों? फीवर इज ए टेम्पोररी इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफन ड्यू टू इलनेस। फीवर क्या होता है? टेम्पोररी इंक्रीज टेम्परेचर होता है, मतलब
कभी कभी यदि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम बुखार बोलते हैं या कहा जाता है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है। तो इसका जो होता है बुखार ज़्यादा 103 फ़ारेनहाइट होता है, बॉडी का टेम्परेचर 39.4 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हाई माना जाता है। सिम्टम्स क्या क्या इंक्लूड है? हेडेक हो सकता है, स्वेटिंग पसीना आ सकता है, सीवरिंग, मसल्स एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख भी मर सकती है, डिहाइड्रेशन एंड जनरल वीकनेस भी हो सकती है। एडवाइस फॉर सेल्फ केयर: डू नॉट यूज हॉट वाटर बॉटल्स एंड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, wear light clothing, use thermometer, avoid dehydration, food and drink like salty food and tea and coffee। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो पैरासीटामोल आप ले सकते हो। लॉन्ग टर्म यूज किडनी लिवर डिजीज डैमेज: यदि आप पैरासीटामोल को लंबे टाइम तक खा रहे हो या यूज कर रहे हो तो आपको किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है। श्योर थॉट की बात करें तो श्योर थॉट क्या होता है बच्चों? श्योर थॉट क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स इसमें सिनिसाइड्स, कफ एंड हेडेक हो सकता है। इन्फेक्शन में भी वायरल एंड बैक्टीरियल, ये जो इन्फेक्शन होता है ये वायरल या बैक्टीरियल भी हो सकता है। एडवाइस फॉर सेल्फ केयर की बात करें तो गार्गल्स मतलब गरारे करना विद साल्टी वाटर के साथ, टेक थॉट लोजेंजिस भी ले सकते हो, यूज थॉट स्प्रे भी यूज कर सकते हो, यूज वार्म गर्म पानी भी यूज कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो हम इसमें ओरल एनाल्जेसिक ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आइबुप्रोफेन। लोकल एनाल्जेसिक भी यूज कर सकते हैं, बेंजेल कोनियम क्लोराइड, ग्लाइसरीन भी यूज कर सकते हैं, हनी लेमन प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारा स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी स्किन के ऊपर प्रभाव डालता है एंड मे कोज रैशेस, इन्फ्लामेशन, सूजन, इचिंगनेस एंड स्किन चेंजेस। एडवाइस फॉर सेल्फ केयर: ऑलवेज वॉश द स्किन, हमेशा स्किन को साफ रखें विद क्लीन वाटर के साथ। ऑलवेज ड्रिंक मोर वाटर, हमेशा ज़्यादा पानी पिए। अवॉइड स्ट्रॉन्ग सोप्स, ज़्यादा साबुन यूज नहीं करनी चाहिए। डिटर्जेंट, जो आपके एथलीट्स होते हैं, एथलीट फूड्स की फिट क्लीन एंड ड्राई, एथलीट्स को अच्छा खाना चाहिए, नहीं सॉरी, एथलीट्स फीड्स की फीट क्लीन एंड ड्राई। जो एथलीट्स होते हैं, रेसर होते हैं, उनको उनके जो पैर होते हैं उनको अच्छे से साफ़ होने चाहिए, अच्छे से वो उनको सुखा के रखना चाहिए ताकि बैक्टीरिया ना ग्रो करे। कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें हम क्लिनसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र यूज कर सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव एजेंट भी यूज कर सकते हैं, ऑयल एंड ऑइंटमेंट भी यूज कर सकते हैं, और आपका मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं जिसमें लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट एंड बाथ ऑयल, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। ड्राइंग एजेंट के लिए टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं। एंटी ईचिंग एजेंट में हम कैम्फर, मैंथोल, जिंक ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के लिए क्लोट्रीमाजोल, कैटाकोनाजोल, ट्रिबेनाफाइन भी यूज कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन स्किन डिसऑर्डर एंड देयर ट्रीटमेंट ऑप्शन आर एज फॉलो। एक्न, एक्ने क्या होता है, इट कोज बाय ब्लॉक देयर फॉलिकल एंड ऑयल, सीबेसियस ग्लैंड ऑफ द स्किन ऑफन ट्रिगर्ड बाय हुमरल चेंजेस। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, निकोटिनामाइड जेल यूज कर सकते हैं, क्रीम, जेल, वाश और फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं। एटोपिक एक्जिमा क्या होता है? एटोपिक एक्जिमा क्या होता है बच्चों, ये भी एक बीमारी ही होती है जो कि त्वचा पे खुजली हो जाती है, स्किन लाल हो जाती है, रूखापन आ जाता है और स्किन फट जाती है। दूसरी चीज़ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये क्या होती है, एक्सटर्नल इरिटेंट, अंदर की साइड आपको इरिटेशन हो सकती है, एलर्जन हो सकता है, क्रैकिंग आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है जो आपकी स्किन होती है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ये क्या होती है, इसमें फैट सिक्रीशन होता है जो कि हमारी सीबेशियस ग्लैंड के द्वारा होता है, जिसमें हमारी जैसे अपनी जो त्वचा होती है, त्वचा पे क्या होता है, सफ़ेद या हल्के पीले रंग की जो पपड़ी बनने लगती है। यूज में हम कीटाकोनाजोल यूज कर सकते हैं, सेलेनियम सल्फाइड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोरियासिस, ये भी बहुत गंदी या ख़तरनाक बीमारी होती है सोरियासिस की, जिसमें हमारी जो मांस होता है वो कट कट के नीचे डलने लगता है, जैसे किसी के पंजों में हो जाती है, नाखूनों में, पैर में भी हो सकती है। हीव्स क्या होती है, अर्टिकेरिया, पित्त या पित्ती जिसको हम बोलते हैं, सनबर्न,
वार्ड्स क्या होते हैं, मस्से होते हैं, डायपर रैशिस भी हो सकता है, बाइट्स एंड स्टिंग जो बिच्छू वगैरह काट लेता है, एथलीट फूड्स। नेक्स्ट है आपका ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ क्या होता है, माउथ अल्सर। अल्सर आर स्मॉल सोर दैट फॉर्म ऑन गम्स, लिप्स, इनर चीक्स। फैक्टर की बात करें तो हम इसमें माइनर इंजरी, हार्मोनल चेंजेस एंड इमोशनल स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका डेंटल पेन, टीथ पेन। लास्ट चैप्टर है बच्चों हमारा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। इसमें देख लेते हैं एक बार। चलिए इसमें क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट्स टू सेटअप द कम्युनिटी फार्मेसी, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो इसमें जो कम्युनिटी फार्मेसी है उसकी लीगली रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है और डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होती है। तो फार्मेसी लाइसेंस सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमम इसके 10 स्क्वायर मीटर होता है। स्टोरेज फैसिलिटी सर्टेन ड्रग, इंसुलिन, लिक्विड एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड अदर मेडिसिन मस्ट बी मेंटेन एट लोअर टेम्परेचर। चलिए डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन ए रिटेल ड्रग स्टोर। इसमें फॉर्म 19 होता है हमारा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, चलान ऑफ फी डिपॉजिट जो की जाती है ऑप्टेन ड्रग लाइसेंस की, अटेस्टेड कॉपी डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन डली रिकॉग्नाइज बाय पीसीआई। एफिडेविट भी लगता है, एफिडेविट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, मैप ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर, एक कॉपी ऑफ पार्टनरशिप रेफ्रिजरेटर परचेज रिसिप्ट। यदि आप पार्टनरशिप के कर रहे हो तो एक कॉपी पार्टनरशिप की लगेगी। चलिए ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे बना रखा है, फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट्स। साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हम हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मल्टी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ट्रैफिक वॉल्यूम कम होनी चाहिए, नियर बाय सर्विसेज जहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा है वहाँ होना चाहिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के पास आप कर सकते हो, फार्मेसी कंपटीशन, एरिया इन डेवलपमेंट, किस एरिया का जो डेवलपमेंट एरिया है वहाँ भी आप कर सकते हो। अपना जो स्टोर होता है, स्टोर की ये साइट है बच्चों, आप देख लेना एक बार। चलिए फार्मेसी के स्ट्रक्चर डिज़ाइन की बात करें तो वॉल दीवारें अच्छी होनी चाहिए, फ्लोर होना चाहिए, सीलिंग होनी चाहिए, छत होनी चाहिए अच्छी, डोर और विंडो। चलिए नेक्स्ट है हमारा वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग, क्वालिटी, प्राइस, सर्विसेज, क्विक डिलीवरी, मिसलेनियस, एश्योरेंस ऑफ सप्लाई, साइज ऑफ सप्लायर, नंबर ऑफ सप्लायर, लोकल सप्लायर। प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये क्या होता है प्रोक्योरमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड ऑब्टेनिंग गुड एंड सर्विसेज। परचेजिंग क्या होता है, एक्चुअल बाइंग ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम सप्लायर। एक्चुअल में जो खरीदारी है या खरीदने की प्रक्रिया है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छी सर्विस होनी चाहिए सप्लायर के पास तक या सप्लायर के द्वारा। सोर्सिंग एक्वायरिंग गुड वर्क्स एंड सर्विसेज। स्ट्रेटजी फॉर गुड प्रोक्योरमेंट क्या होती है, तो क्या होती है बच्चों, राइट आइटम्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, सोर्स, कॉस्ट, आइटम। मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, सबसे पहला पॉइंट है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और देयर रीजनल सेंटर्स, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम होलसेलर एंड स्टॉकिस्ट। दूसरा लोकल परचेज। मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ABC एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप नोट कर लेना। ABC क्या होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। A मतलब एक्सपेंसिव इन्वेंट्री, कवर 70% ऑफ टोटल बजट, नीड मैक्सिमम फॉलोअप। B मतलब नाइदर कॉस्टली नॉर चीप, मतलब सस्ता इन्वेंट्री, कवर्स 20% टोटल बजट, रिक्वायर्स मॉडरेट कंट्रोल। C मतलब लो कॉस्ट इन्वेंट्री, कवर्स 10% टोटल बजट, नीड आल्सो फॉलो। वैड क्या होता है, वाइटल डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। E मतलब इसेंशियल ड्रग लाइक एंटीबायोटिक। D मतलब डिजायरेबल आइटम, जो जरूरी है, आइटम्स लाइक विटामिन्स। फैक्टर टू कंसिडर इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सिलेक्शन ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट, रिटर्न गुड पॉलिसी, यूज ऑफ फॉर्मुलरी, फाइनेंशियल प्लानिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अबाउट फाइनेंस फॉर द फ्यूचर।
इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रोग्राम एंड बजट। सोर्स की बात करें फाइनेंस की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ICICI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इशूज ऑफ शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी, ये क्या होती है? इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांसैक्शन एंड इवेंट्स। ऑब्जेक्ट की बात करें तो टू कीप सिस्टमिक रिकॉर्ड्स, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द फैक्ट्स अथॉरिटी। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, क्या लाभ है? ए फर्म क्या होती है? ए फर्म कैन नो ए एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस मेड बाय इट इन ए पर्टिकुलर पीरियड, मतलब एक प्रकार का बिजनेस ही माना जाता है ये। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कमर्शियल टैक्स एक्सेट्रा टू द गवर्नमेंट इन टाइम टू टाइम ये हमें देना चाहिए। डे बुक क्या होती है? डे बुक क्या होती है बच्चों? इन ऑर्डर टू मेंटेन ए प्रॉपर रिकॉर्ड टू ऑल सच ट्रांजैक्शन, जितना भी सारा ट्रांजैक्शन किया जाता है प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है डे बुक में। मतलब डे मतलब जो डे टू डे हो रहा है। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक इज ए बुक दैट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। इट आल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये ही ओरिजिनल एंट्री मानी जाती है। टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक, टू कॉलम कोलुमनार कैश बुक, 3 मतलब कोलुमनार कैश बुक एक्सेट्रा। फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर यूजफुल एंड अवेलेबिलिटी। ए फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम असिस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ रिटेल प्रोडक्ट, automates processes such as drug dispensing, inventory, tracing, billing and reporting and as shown. Benefits of pharmacy management software: recognize expiry items, automatic delivery and customers shopping behavior, preventing medicine, farm, medication ordering, reporting. SOPs of pharmacy management, ये क्या होती है बच्चों? ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, इज ए डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज द प्रोसीजर एंड अकर्स इन ए रेगुलर बेसिस एंड आर रिलेवेंट टू द इक्वलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड। मतलब ये एक प्रकार से स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है किसी चीज़ के बारे में, रेगुलर बेसिस के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में भी बताया जाता है। SOP ऑफ ड्रग लिस्ट, सबसे पहले जेनरिक एंड पेटेंट जो मेडिसिन्स होती है उसकी लिस्ट तैयार होती है। SOP ऑफ मेडिसिन्स, SOP फॉर रिसीविंग ड्रग आइटम्स एंड इनटू फार्मेसी बल्क स्टोर, SOP फॉर ड्रग स्टोर, SOP फॉर स्टोरेज वैक्सीन, SOP फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, SOP फॉर पेशेंट काउंसलिंग के लिए, SOP फॉर स्टोर नारकोटिक ड्रग के लिए, पॉइजन के लिए, SOP फॉर डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग। तो ये बच्चों आज आपका जो सब्जेक्ट था वो हमने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने सारे चैप्टर को कंप्लीट कवर कर लिया है। तो आपको क्या करना है, ये शेयर भी करना है ताकि और बच्चों के पास भी ये पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।